नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ना केवल अच्छे होंगे बल्कि संविधान सभा की बहस पर हम जो जीवंत चर्चा कर रहे हैं उसका आप पूरा आनंद भी ले रहे होंगे। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडीज सेंटर द्वारा स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसी पहली ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की जा रही है जिसमें संविधान सभा में क्या हुआ उसके हर पल, हर क्षण, हर बात का आप रूबरू आनंद ले रहे हैं और ये आनंद ऑनलाइन ले रहे हैं। तो मेरे जूम के साथी, मेरे यूट्यूब के साथी, जितने भी जो मित्र हैं उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस ऑनलाइन वर्कशॉप की जो खासियत अब तक हमने जो मेंटेन कर रखी है, जिसको अब तक हमने बरकरार कर रखा है, वह ये है कि जिस दिन जो चर्चा हुई है उस दिन की चर्चा उसी दिन आपके सामने हूबहू रखी जा रही है। जैसा आप लोगों को बताया गया कि हमारे संविधान सभा का जो दूसरा सत्र है वो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 को हुआ। तो 20 जनवरी 1947 को जो हुआ उसकी चर्चा हम लोगों ने 20 जनवरी 2022 को की। 21 जनवरी 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा आज यानी 21 जनवरी 2022 को कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चर्चा का बहुत ढंग से आनंद ले रहे होंगे और बिल्कुल मैंने ये कहा, इस चर्चा में आपकी बड़ी महती भूमिका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग उस समय नहीं थे, इस वजह से हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन आज तो हम हैं, आज तो हम हैं। इसलिए संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस चर्चा में हम लोग भाग लेकर एक तरह से इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो जूम और यूट्यूब के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। और आज हम लोग 21 जनवरी 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर हूबहू चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जरा देखिएगा साथियों, अंक 2, संख्या 2, मंगलवार, उस दिन मंगलवार था 21 जनवरी सन 1947। भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण है। विषय सूची आज 2 विषय है, एक स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव और लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव। जैसा मित्रों आप लोग जानते हैं कि कल 20 जनवरी को जब हम लोगों ने चर्चा की थी उस समय आपको बताया गया था कि संविधान सभा का संचालन करने के लिए एक संचालन समिति बन रही है। इंग्लिश में इसे स्टीयरिंग कमेटी कहा जा रहा है। उस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। आप लोगों को कल ये भी बताया गया कि स्टीयरिंग समिति के लिए जो सदस्य चुने जाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। कल उसकी डेट भी थी, आज तो चुनाव की डेट है। इसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा प्रथम सत्र में स्थगित कर दी गई थी। दूसरे सत्र में फिर वो चर्चा हुई। 20 जनवरी यानी कल भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा है। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो आज की जो चर्चा 43 पेज में है, 43 पेजेस में, अगर ढंग से बात की जाए तो शायद हो सकता है 3 घंटे लग जाए, लेकिन बहुत कल मेहनत किए गए, कुछ नोट्स बनाए गए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाले गए और मैं ये चाहूंगा कि पेज आपको हूबहू बताया जाए, लेकिन उनमें से बहुत अच्छी जो बातें हैं वो आपके सामने रखी जाए ताकि ये चर्चा जीवंत रहे और इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी पूरा हो सके। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। जरा देखिएगा, ये भारतीय विधान परिषद, मंगलवार 21 जनवरी सन 1947, भारतीय विधान परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में दिन के 11 बजे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। आपको बिल्कुल साथियों ये बता रखा कि कोई जरूरी नहीं है कि रविवार को चर्चा नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चर्चा सुबह 11 बजे ही होगी, कोई जरूरी नहीं है कि चर्चा सुबह ही होगी, शाम को भी हो सकती है। अभी तो हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। आगे आप जब जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि 150 पेजेस संविधान सभा के आगे जब सत्र हम लोग देखेंगे तो एक एक दिन में 150 पेजेस पर हमको चर्चा करनी है। तो अभी तो हम इनिशियल स्टेज में है, तो इसलिए आसानी से अपना काम चल रहा है और आप भी रजाई में बैठे रहते हैं और मैं भी सुबह आपके सामने आ जाता हूं और 1-1.5 घंटे में हम अपनी चर्चा को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं, तीसरे सत्र में भी नहीं, चौथा और 5वें सत्र में चर्चा होगी 150 पेज की। तो कैसे करेंगे उस पर आप लोगों से फीडबैक लेंगे। लेकिन जरा आज देखिएगा क्या हो रहा है। स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव, अध्यक्ष, और देखिए एक चीज देखिए, आपने, मैंने आप लोगों को पहले एक चीज बताई नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूं, एकदम मेरे दिमाग में आ गया।
ये जरा ये जो निशान लगा हुआ है इसको थोड़ा सा झूम करके बताइएगा इनको। ये जो निशान लगा हुआ है जरा इसको देखिएगा। इस निशान को मैं आपके लिए झूम कर देता हूं, निशान बना देता हूं। अध्यक्ष के पास में स्टार लगा हुआ है। पता है इस स्टार लगा हुआ का क्या मतलब है? स्टार लगा हुआ का मतलब नीचे लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है आपको। नीचे लिखा हुआ है कि ये अंग्रेजी में दिया गया भाषण है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो जहां जहां स्टार लगा हुआ है उसका मतलब है वो भाषण अंग्रेजी में दिया गया और उसका हिंदी में क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। और जहां स्टार लगा हुआ नहीं है, जहां स्टार लगा हुआ नहीं है वो भाषण हिंदुस्तानी में दिया गया। इसका मतलब ये होता है। तो मेरे जूम के साथ ही समझ में आ गई ये बात। इसमें स्टार लगा हुआ है यानी अध्यक्ष साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि स्टीयरिंग कमेटी में चुने जाने के लिए निम्न 13 सदस्यों के नाम नियमित रूप से मुझे प्राप्त हुए। साथियों, आप लोगों को कल बताया गया कि स्टीयरिंग कमेटी में जो सदस्य होंगे वो 11 होंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो फॉर्म आए उनकी संख्या कितनी है? 13 है। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव होना तय है। भाई 11 सदस्यों ने ही अगर फॉर्म भरे होते तो 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो जाते, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए? 13 सदस्यों के द्वारा फॉर्म भरे गए। 13 के नाम मैं बता रहा हूं और साथियों बिल्कुल आपका एकदम अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि इन 13 में से 2 लोग अपने नाम क्या वापस लेंगे या फिर कार्य संचालन समिति का चुनाव होगा। ये देख लेना, अभी स्पष्ट हो जाएगा किन किन के नाम है। नंबर 1 माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 सरदार उज्जवल सिंह, नंबर 4 श्रीमती जी दुर्गाबाई। आपको याद होगा साथियों, नियम समिति में जो 15 सदस्य थे उन 15 सदस्यों में एकमात्र महिला सदस्य जी दुर्गाबाई थी और इस बार भी कार्य संचालन समिति में उनका नाम आ रहा है। अभी तो फॉर्म आ रहे हैं। जी दुर्गाबाई। नंबर 5 एस.एच. प्रेटर, नंबर 6 श्री किरण शंकर राय, नंबर 7 सत्यनारायण सिन्हा, नंबर 8 अनंत श्यामनम आयंगर, नंबर 9 एस.एन. माने, नंबर 10 के.एम. मुंशी, नंबर 11 दीवान चमनलाल, नंबर 12 सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी से परिचित है ना आप लोग। और नंबर लास्ट जो 13 पर है लक्ष्मी नारायण साहू। ये 13 नाम आए। कार्य संचालन समिति में कुल मेंबर होने चाहिए 11, फॉर्म भर दिए गए 13। अब क्या होगा? क्या चुनाव होगा या कुछ लोग नाम अपना वापस लेंगे? यही कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर करना है। अब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे क्या कह रहे हैं? केवल 11 सदस्य चुने जाने हैं और यदि कोई नाम वापस ना लिए गए तो एकल संक्रमण या आनुपातिक पद्धति के सिद्धांत के अनुसार आज शाम ही 3 से 5 बजे के बीच अंडर सेक्रेटरी के कमरा नंबर 24 सतह की मंजिल काउंसिल हाउस में मेंबर का चुनाव होगा। अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो आज शाम 3 से 5 बजे के बीच अंडर सेक्रेटरी के कमरा में, जो कि कमरा नंबर 24 है, वहां पर चुनाव किया जाएगा। ऐसा कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फिर वो दूसरा काम बोलते हैं, दूसरा कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाने वाला एक प्रस्ताव है। वे मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम बहस जारी रखेंगे और यह प्रस्ताव बाद में होगा। वो कह रहे दूसरा काम जो आज का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाना है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कुछ लोग मुझे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कहा चलो पंडित नेहरू दिखाई नहीं दे रहे मुझे, कोई बात नहीं, हम उद्देश्य मूलक प्रस्ताव, लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर चर्चा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। कितना जबरदस्त है ये सीन, हूबहू चर्चा। आपको यहां तक मालूम, कभी वो दिन हुआ करता था कि हमको प्रारूप समिति में 7 मेंबर कौन थे उनके नाम याद नहीं रहते थे। अब आप प्रारूप समिति को तो छोड़िए, जितनी भी समितियां हैं उन समितियों में मेंबर्स कौन थे उनके नाम तक याद है। और उसको भी छोड़िए, मेंबर्स बनने के लिए फॉर्म किस किस ने भरे उनके भी नाम याद है। किसी ने अगर वापस लिया वो भी आपको मालूम पड़ेगा। ये सब चमत्कार है संविधान सभा की हूबहू चर्चा करने का। आगे बढ़ते। अब श्री राजकुमार चक्रवर्ती, देखिए यहां पर भी स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ मतलब स्टेटमेंट, जो भाषण वो दे रहे हैं वो किस भाषा में दे रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में दे रहे हैं। श्री राजकुमार चक्रवर्ती जो कि बंगाल से हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मैं पूछ सकता हूं कि कार्य संचालन समिति की सदस्यता के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के लिए कब तक का समय? भाई आपने घोषणा तो कर दी कि अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया
तो चुनाव 3 से 5 बजे के बीच आज शाम को होगा। लेकिन कोई अगर नाम वापस लेना चाहता है तो नाम कब तक वापस ले सकता है, उसका कोई समय है क्या? राजकुमार चक्रवर्ती जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह प्रश्न पूछते हैं। अब अध्यक्ष साहब इसका जवाब दे रहे हैं और फिर स्टार लगा हुआ, मतलब इंग्लिश में इसका जवाब दिया जा रहा है। क्या करें? आज शाम के 3 बजे चुनाव के आरंभ होने से पहले किसी भी समय कोई नाम अपना क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ये देख लीजिए, हमारी टीम ने आपके सामने ये लेके आ गए हैं कि स्टार का मतलब होता है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है। अब हम प्रस्ताव पर बहस जारी कर सकते हैं। श्री माधव मेनन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको क्लियर करके कहते हैं कि चुनाव 3 से 5 बजे के बीच में होगा। कोई भी सदस्य जिसने फॉर्म भरा है वो 3 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म वापस ले सकता है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य मूलक प्रस्ताव, लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहला वो जो नाम बोल रहे हैं वह है के माधव मेनन का, जो कि आते हैं मद्रास से और स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब इंग्लिश में बोला जो कुछ भी बोला। माधव मेनन मद्रास से है, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। अच्छा, आज आप देख रहे हैं पेज आपको छोटा दिखाई नहीं दे रहा है? आज आपको पेज में कुछ अक्षर कम दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहे। क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि आज हमने एक काम किया, हमने हर पेज के 2 टुकड़े कर दिए। हम चाहते हैं कि आपको क्लियर दिखाई दे, सब कुछ हूबहू दिखाई दे। एक पेज में दिखाई नहीं दे रहा था, अक्षर छोटे छोटे थे, आज अक्षर बड़े हो गए, अक्षरों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि हमने एक पेज के क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। के माधव मेनन अपना भाषण स्टार्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव के लिए किसी के बहुत समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बहुत कम विरोध हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हो साथियों, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा चर्चा करने के बाद अब आपको इस बात का एहसास हो ही गया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किन किन लोगों ने किया था और उसके कारण भी आपको मालूम पड़ गए। आप अपनी अंगुलियों पर उनके नाम गिना सकते हो कि डॉक्टर M.R. जयकर साहब ने कहा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने कहा और एकाध मेंबर जो एंथोनी साहब थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उसका थोड़ा सा विरोध किया। और उसके कारण क्या थे, बिल्कुल अब आपको क्लियर है, क्योंकि उसका बहुत कम विरोध हुआ। यह बहुत आवश्यक है कि अब हम इस प्रस्ताव को अविलंब स्वीकार कर ले। जैसा कि सर अल्लादी ने अपने भाषण में कहा है कि किसी भी संविधान सभा की कार्यवाही में आप ये खोज निकालने में समर्थ नहीं होंगे कि उस सभा का अन्य कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसा कोई प्रस्ताव पेश अथवा स्वीकार नहीं किया गया। वो माधव मेनन साहब इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, एकमात्र आपत्ति, यदि मैं उस आपत्ति कह सकूं, डॉक्टर जयकर द्वारा पेश किया गया संशोधन है। सिद्धांत डॉक्टर जयकर के संशोधन और मूल प्रस्ताव में अधिक अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि डॉक्टर जयकर चाहते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा करें। वो कह रहे हैं विरोध तो कुछ हुआ ही नहीं है। माधव मेनन साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर जयकर ने भी विरोध नहीं किया है। डॉक्टर जयकर ने भी केवल इतना कहा है कि इस प्रस्ताव को अगले सत्र के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, सिवाय इसके कि डॉक्टर जयकर चाहते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा करें। किन लोगों की? मुस्लिम लीग के साथी आ जाए ताकि हम लोग उनके आने पर इस प्रस्ताव पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, ऐसा जयकर साहब कह रहे हैं। जयकर साहब के बारे में कह रहे हैं माधव मेनन साहब। तो वो कह रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ है। फिर डॉक्टर जयकर की यह आपत्ति की कैबिनेट मिशन के 16 मई के वक्तव्य की शर्तों के अनुसार आरंभिक बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करना हमारे लिए वर्जित है, स्वयं उन्हीं के प्रस्ताव के विरुद्ध है। क्या तर्क दिया है माधव मेनन साहब ने? माधव मेनन साहब कह रहे हैं कि M.R. जयकर साहब ने एक तर्क दिया था। क्या तर्क दिया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 16 मई 1946 को घोषित की गई थी, उस योजना के मुताबिक हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। ये M.R. जयकर साहब का तर्क है। माधव मेनन साहब कह रहे हैं कि M.R. जयकर साहब का ये जो तर्क है उनके उस तर्क के ही खिलाफ में है। ये जो तर्क है उनके खुद के ही खिलाफ में, स्वयं उन्हीं के प्रस्ताव के विरुद्ध है, जिसमें बताया गया कि इस सभा के उद्देश्य व लक्ष्य क्या होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि एक और तो M.R. जयकर साहब ये बताते हैं कि संविधान सभा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, और फिर ही वो तर्क दे रहे हैं कि हम कैबिनेट मिशन ने जैसा कहा है उसके खिलाफ में जाकर काम नहीं कर सकते। तो आपके तर्क आपके विरोधी है, ऐसा M.R. जयकर साहब के बारे में माधव मेनन साहब कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं होगी तो देशी राज्य भी सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसा भी कहा गया।
माधव मेनन साहब कह रहे हैं कि क्या अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं, हमको डराया जा रहा है, हमको यह कहा जा रहा है कि अगर संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए तो देशी रियासतों के लोग भी नहीं आएंगे। मेनन साहब कह रहे हैं यह तर्क कहां से ला दिया, मुस्लिम लीग की मांग अलग है और देशी रियासतों की बातें अलग है। आप बहुत अच्छी तरह से परिचित अब हो गए होंगे, मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम कर रही थी। मुस्लिम लीग अलग से एक पाकिस्तान देश की स्थापना करनी चाह रही थी और देशी रियासतों के लोग शामिल क्यों नहीं हुए? देशी रियासतों के लोग शामिल क्यों नहीं हुए? अरे देशी रियासतों के लोग इनिशियल स्टेज में शामिल हो ही नहीं सकते थे। कैबिनेट मिशन योजना जो खुद ये कहती है कि इनिशियल स्टेज में वो शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी। वह समिति यह देखेगी कि देशी रियासतों से संविधान सभा में मेंबर किस तरह से लिया जाए। तो जब संविधान सभा की बैठक होगी, उस बैठक में एक समिति का गठन होगा तभी तो जाकर देशी रियासतों से चर्चा होगी। इसलिए मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के तर्क को आप मिलाइए मत, ऐसा माधव मेनन साहब कह रहे हैं और बिल्कुल इस तर्क में दम है। आप जानते हैं देशी रियासतों के सदस्य इनिशियल स्टेज में आ ही नहीं सकते थे। आपने देखा कि प्रथम सत्र में किस तरह से देशी रियासतों से विचार विमर्श करने के लिए, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन हमारी संविधान सभा के द्वारा हुआ था, जिसे हम लोग नेगोशिएटिंग कमेटी कहते हैं। और इस नेगोशिएटिंग कमेटी पर हम लोग वापस भी चर्चा करेंगे जब भूटान और सिक्किम का इशू आएगा। तो नेगोशिएटिंग कमेटी तो बनेगी तब जब संविधान सभा की बैठक होगी। तो देशी रियासतों का इनिशियल स्टेज में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा माधव मेनन साहब कह रहे हैं। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ओके। फिर आते हैं बी दास। ये बी दास का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये उड़ीसा से हैं। इनकी कुछ बातें हैं, उनको भी जरा देख लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में हम में से कुछ लोगों का संकोचवश ये मत था कि ये प्रस्ताव बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि अनुपस्थित लोग भी उसके विचार में भाग ले सके। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं स्वयं प्रस्ताव के पक्ष में पूर्णतः नहीं था। एक कांग्रेस जन और एक भारतीय होने के नाते मैं पंडित नेहरू के प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उक्त सिद्धांतों का पहले कभी प्रतिपादन नहीं हुआ, किंतु हम चाहते थे कि अपने विधान निर्माण के कार्य के प्रारंभ में ही हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण इस सभा में कर दिया जाए। बिल्कुल कभी आप लोगों से इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व क्या है, तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा का ही बना, ये कोई बात नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव हर संविधान सभा जो बनती है उसका होता है और उस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बतलाया जाता है कि वो जो संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करना जा रही है, उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, उस संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, इस बात का उल्लेख होता है। और हमने कोई नई बात नहीं करी है, ऐसा बी दास कह रहे हैं। मुझे दुख है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, जिनमें से कुछ सार्वजनिक जीवन में हमारे साथी रहे। बी दास एक बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे साथी हमारी इस बैठक में नहीं आए और उसमें से बहुत सारे साथी मेरे खुद के व्यक्तिगत मित्र हैं, ऐसा बी दास कह रहे हैं। वो इवन मोहम्मद अली जिन्ना तक का नाम भी लेंगे और भी कई सारे मेंबर्स का नाम लेंगे, मैं आपके सामने रखूंगा। बी दास कह रहे हैं मुझे बहुत दुख है कि हम लोगों ने लंबे समय तक साथ में रहकर आंदोलन किया था, हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में मुखालफत की थी, लेकिन अब वो साथी पता नहीं किस बात से नाराज होकर रुष्ट होकर बैठ गए हैं, ऐसा बी दास कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उस समय मूर्खतावश हम में से कुछ लोगों ने सोचा था कि वे अब आ जाएंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं अधिकारों की घोषणा करेंगे और इस प्रकार आने वाली स्वतंत्रता के प्रभात के आनंद में रज्जामंदी से अपना हिस्सा लेंगे, पर वे नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हमारा जब प्रथम सत्र था तो हमारे कुछ मित्रों ने मूर्खतावश ये सोच लिया कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो स्वतंत्रता के इस आंदोलन का आनंद लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। पर यह सब नहीं होने का समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग के ये सदस्य जो पिछले 20-30 वर्षों से हमारे मित्र, प्रगाढ़ साथी, प्रगाढ़ सहयोगी रहे हैं, वर्तमान अवस्था में किस प्रकार से पृथक रह सकते हैं। बी दास कह रहे हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो साथी 20-30 वर्षों से हमारे साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, वो हमसे अलग कैसे रह सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुस्लिम लीग के कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जिनका कांग्रेस के साथ या फिर यूं कह दीजिए स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले जो नेता थे उन नेताओं के साथ प्रगट संबंध था,
लेकिन वो एक दो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं की वजह से नहीं आ पा रहे थे। आप लोगों को पिछले सत्र में हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने चालाकी के साथ मुस्लिम लीग के अपने मेंबर्स को संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से रोकने के लिए उन सब की बैठक कहां बुलाई थी? इंग्लैंड में बुलाई थी। आप लोगों को बताया गया था। इसका मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं ले। मैं नहीं समझ सकता कि वे चाहते क्या है। कहा जाता है कि वे दो राष्ट्र चाहते हैं। अब सुनना, राजस्थान का भी नाम आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। राजस्थान वाले साथियों, राजस्थान का नाम आ रहा है, अभी सुन लीजिएगा। मैं नहीं समझ सकता कि वे क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि वे दो राष्ट्र चाहते हैं, वे पाकिस्तान चाहते हैं। अभी उस दिन महात्मा गांधी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सूबे अथवा पाकिस्तान देश को लेने दो, जिससे कि हम जान सकेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र का सर्वोच्च आदर्श क्या है। वो कह रहे कि मुझे मालूम पड़ा कि वे लोग पाकिस्तान चाहते हैं, लेने दो इनको पाकिस्तान। पाकिस्तान ले लेंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि उनका आदर्श क्या है और हमारा आदर्श क्या है। इसमें अंतर एकदम स्पष्ट रूप से हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे इस देश में तीन प्रकार की पार्टियां दिखाई दे रही है। एक ब्रिटिशर्स है, एक मुस्लिम लीग है और एक कांग्रेस है। ब्रिटिश सरकार हमारे मार्ग का रोड़ा है, ऐसा वो बी दास कह रहे हैं। 6 दिसंबर के वक्तव्य द्वारा सम्राट की सरकार ने अपने 16 मई के वक्तव्य का फिर जो स्पष्टीकरण किया है, उससे भी यही प्रकट होता है कि अंग्रेज स्वाधीनता प्राप्ति में भारत की सहायता नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मुझे देश में तीन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक ब्रिटिशर्स है, एक कांग्रेस है और एक मुस्लिम लीग है। और ब्रिटिशर्स हमारी स्वतंत्रता के सबसे बड़े दुश्मन है, ऐसा बी दास कह रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि मैं लगातार ब्रिटिशर्स के स्टेटमेंट को देख रहा हूं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत को आजादी मिले। फिर ब्रिटिशर्स की बात तो क्लियर कर दी। फिर मुस्लिम लीग की क्या प्रॉब्लम है, मुस्लिम लीग वाले लोग क्यों नहीं आ रहे? तो वो क्या कह रहे हैं, किंतु वह कौन सी बात है जो हमारे मुस्लिम मित्रों को रोक रही है? महाशय, भारतीय व्यवस्थापिका सभा का काम संभालने में मेरे आरंभिक काल में कायदे आजम मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। क्या बात कही है। बी दास ने कहा कि जो हमारे देश की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में जब मैं शामिल था उस समय कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना मेरे राजनीतिक गुरु है, ऐसा वो कह रहे हैं। महाशय, भारतीय संसद का काम संभालने के आरंभिक काल में कायदे आजम मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। एक मित्र के नाते मैं उनकी अब भी प्रशंसा करता हूं, किंतु मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मैं उन्हें नहीं समझ सका। वो मेरे एक मित्र है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और वो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे, इस रूप में भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब मैं उन्हें एक मुस्लिम लीग के नेता के रूप में देखता हूं तो मेरी समझ से वो बाहर है। मैं नहीं समझता कि वे चाहते क्या है। मुस्लिम लीग कार्य समिति के अनेक सदस्य मेरे मित्र हैं। आगे क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग कार्य समिति के अनेक सदस्य मेरे मित्र हैं और यहां उपस्थित अनेक लोगों के भी वो मित्र हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता, नाम कुछ बोल रहे, मैं नहीं समझ पाता कि अब्दुल मतीन चौधरी या नवाब इस्माइल खान या राजा गजनफर अली खान या हुसैन इमाम या अन्य लोग हिंदुस्तान में अथवा यूनियन में हिंदुओं के साथ किस प्रकार भाई भाई की तरह नहीं रह सकते। वो कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, जिन लोगों ने हमारे साथ कई दशकों तक काम किया है वे लोग अब हिंदुओं के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, ये मेरी समझ से परे है। दुर्भाग्यवश मुझे ये जानकर खेद होता है कि मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता तथा कथित हिंदुस्तान में ही रहते हैं। वो कह रहा है कि यार तो मुस्लिम लीग के जितने भी जो नेता हो, अभी जो टीम में हो, वो सारे रहते तो तुम हिंदुस्तान में ही हो और तुम बात किसकी कर रहे हो, पाकिस्तान की। अभी तक मैंने बंगाल या पंजाब के पाकिस्तानी सूबे का ऐसा कोई मुस्लिम लीगी नहीं पाया जो इस देश अथवा संसार के पथ प्रदर्शन में किन्हीं महान राजनीतिक सिद्धांतों का प्रवर्तक हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मुस्लिम लीग में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो एक बहुत बड़े सिद्धांत को दे सके। क्या कह रहे हैं, अभी तक मैंने बंगाल या पंजाब के पाकिस्तानी सूबे, जहां पर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग के जो लोग जिन एरियाज को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं उन एरियाज में मुझे ऐसा एक भी मुस्लिम लीग का नेता नहीं मिलता है जो किन्हीं महान राजनीतिक सिद्धांतों का प्रवर्तक हो, जिन्होंने कोई सिद्धांत भी दिया हो। तुम उनके नेतृत्व में अलग देश बनाने जा रहे हो यार, क्या कमाल करते हो। मेरा यहां काम कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतांतर बताने का नहीं है। मेरा काम इस मंच से मुस्लिम लीग से यह आग्रह करने का है कि वे लोग जो बाहर हमारे मित्र हैं इस सभा में तुरंत हमारे लिए मित्र बने। पता है क्या बात कही बी दास ने कहा कि मुस्लिम लीग के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब नेता उस क्षेत्र से आते हैं जो हिंदुस्तान में रहेगा अगर विभाजन होता है तो,
और पाकिस्तान में अगर जो क्षेत्र जाएगा उस क्षेत्र का कोई भी ऐसा मुस्लिम लीग का नेता नहीं है जिसने कोई राजनीतिक सिद्धांत भी दिया, फिर भी तुम यार पाकिस्तान का रट रटाए हुए मेरी समझ से परे है, ऐसा बी दास कह रहे हैं। यदि पाकिस्तान के विषय में उनके विचार हमसे भिन्न है तो उन्हें अपने विचार हमें बताने चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं से मैं आह्वान करता हूं कि तुम्हारे कुछ पाकिस्तान के बारे में कोई विचार है तो आओ ना संविधान सभा में, आओ बताओ, ताकि हमको मालूम तो पड़ सके कि तुम चाहते क्या हो। उन्हें हमको बताना चाहिए कि वे एक स्वाधीन पाकिस्तान चाहते हैं या औपनिवेशिक पाकिस्तान चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं। मुस्लिम लीग के अपने मित्रों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने साथ अपने अति प्राचीन संपर्क पर, पड़ोसियों की पुरानी भावनाओं पर विचार करें और शीघ्र इस सभा की कार्रवाई में शामिल हो। यार तुम पाकिस्तान का रट रटाए हो, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे और फिर संविधान सभा की कार्रवाई में भाग ले, ऐसा बी दास आह्वान कर रहे हैं। फिर आते हैं देवेंद्र नाथ सामंत, जो कि बिहार से संविधान सभा के मेंबर है। उनका भी एक लंबा सा भाषण है, मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है आपको बातें समझ में तो आ रही है कि हमारे संविधान सभा के मेंबर्स सामान्य से व्यक्ति तो नहीं थे यार, क्या गजब की बातें करते थे। अभी तो जब और तर्क आएंगे, अभी तो तर्क हुए नहीं है, अभी तो मुस्लिम लीग, देशी रियासतें, उद्देश्य प्रस्ताव, इसी प्रकार के तर्क चल रहे हैं। अभी तो संविधान के एक एक अनुच्छेद के एक एक शब्द के एक एक अक्षर के बाद में एक एक कॉमा पर जब विवाद होगा और जब वो तर्क देंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे तो सामान्य लोग नहीं कर सकते, ये तो कोई वाकई में देवदूत ही कर सकता है। बिल्कुल एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक विद्वान। जरा देखिएगा देवेंद्र नाथ सामंत साहब। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए इस स्मरणीय प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने कृपा करके प्रदान किया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। श्रीमान, इस प्रस्ताव को पूरे हृदय से समर्थन करने में मुझे हर्ष है। इससे पहले अनेक अन्य वक्ता भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव के उपस्थित और स्वीकार किए जाने, देखिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। देवेंद्र दास सामंत साहब स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश में बोला। किन शब्दों का प्रयोग किया, सुनिए, वापस सुना रहा हूं। श्रीमान, इस प्रस्ताव का पूरा हृदय से समर्थन करने में मुझे हर्ष है। इससे पहले अन्य अनेक वक्ता भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव के उपस्थित तथा स्वीकार किए जाने, तीन शब्द आ रहे हैं, स्वीकार किए जाने की आवश्यकता, उपयोगिता तथा औचित्य पर विचार प्रकट कर दिए हैं। आवश्यकता क्या है उद्देश्य प्रस्ताव की, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका औचित्य क्या है, उस पर सारे लोग विचार प्रकट कर चुके हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस की है और उन्हीं तर्कों को फिर मैं दोहराकर इस सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता हूं। इतने सारे लोगों ने बात रख दी है तो मैं इसकी उपयोगिता, औचित्य पर ज्यादा बात करके आपका समय लेना नहीं चाहता। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपकी अनुमति से केवल कुछ बातें ही कहना चाहता हूं। सब जगह यह स्वीकार किया जा चुका है कि जो संविधान सभा एक स्वतंत्र भारत का संविधान निर्मित करने जा रही है वह इस देश के जन समुदाय के अथक कष्ट सहन और भारी त्याग का ही परिणाम है। तो जो लोग हम पर यह आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, जो लोग हम पर यह आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, उनका एक जवाब देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। सर्वत्र यह स्वीकार किया जा चुका है कि जो संविधान सभा एक स्वतंत्र भारत का संविधान निर्मित करने जा रही है वह इस देश के जन समुदाय के अथक कष्ट सहन और भारी त्याग का ही परिणाम है। अतः जो भी संविधान तैयार किया जाए वह ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा जन कल्याण की वृद्धि और समस्त देश का लाभ हो सके, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, संविधान के निर्माता जो कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सुन लीजिएगा, संविधान के निर्माता जो कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि है, अत्यंत उत्तरदायी व्यक्ति है और अपने दायित्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करते हुए वे सतर्कता और बुद्धिमत्ता के साथ ऐसा संविधान निर्माण करेंगे जो संबंधित लोगों के लिए अधिक से अधिक हितकर होगा। स्पष्ट रूप से संविधान सभा के सदस्य माननीय सामंत साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य यहां एकत्रित हुए हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं और वे अपने उत्तरदायी, वे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सौभाग्यवश प्रस्ताव में कहा गया है और उचित ही है कि जो भी विधान तैयार किया जाएगा उसके अंतर्गत भारत के सभी लोगों के, अब देखिए सामंत साहब लगातार जो संविधान सभा में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उसके जो 8 पॉइंट है, उन 8 पॉइंट को अपने शब्दों में रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या क्या उन उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित है। वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, अवसर की समानता का उल्लेख है, धर्म की समानता का उल्लेख है, उपासना के अवसर का उल्लेख है, इन सारी बातों का उल्लेख है। साथ ही साथ वो अपने भाषण में ये भी कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सब समस्त जो स्रोत है वो जनता को बतलाया गया है। वो एक एक पॉइंट करके बात कर रहे हैं। इस पॉइंट में उन्होंने तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख किया। इस पॉइंट में उन्होंने अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों और दलितों के कल्याण के संदर्भ में राज्य की क्या ड्यूटी होगी, इस बात का उल्लेख किया। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो 8 पॉइंट आप लोगों को बताए गए थे, उसमें 5वां और 6ठा पॉइंट इन्हीं से संबंधित थे। फिर वो सब बातें बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी संविधान सभा में आक्षेप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में संविधान सभा में तथाकथित अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण भी शंका उत्पन्न की जा रही है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा की कुछ कमेटीज में जो मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, उस बारे में हमारे सदस्यों ने कहा कि हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। याद आ रहा है, डॉक्टर जयपाल सिंह जी ने भी कहा था कि हमारे जो जनजाति है उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और खांडेकर साहब ने भी कहा था कि हमारे जो दलित हैं उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद है तो गोरखाओं की ओर से भी प्रथम सत्र में मैंने बताया था, गोरखाओं की ओर से भी कहा गया कि साहब हम इतने गोरखा है, इसके बावजूद भी हमको समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसका जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब है, जरा देखिएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में संविधान सभा में तथाकथित अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण भी शंका उत्पन्न की जा रही है। इस संबंध में मेरा सविनय निवेदन है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त संविधान का निर्माण उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की केवल पर्याप्तता पर नहीं, बल्कि अंततः गोत्वा संविधान निर्माण का निर्देशन करने और उस पर नियंत्रण करने वाले जन समूह के सद्भाव पर अवलंबित होता है। वो क्या कह रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात कही कि मैं सारे सदस्यों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपके मन में डर है, जो आपके मन में आशंका है, आप सोच रहे हैं कि हमारा समुदाय अल्पसंख्यक है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आपका समुदाय अल्पसंख्यक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका समुचित प्रतिनिधित्व संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हुआ है नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो संविधान निर्माण जो किया गया है उस पर जो नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं, वहां पर आपका कितना कंट्रोल है, इस बात पर निर्भर करता है। पर्याप्त है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो संविधान बनाया जाए उसमें आपके हितों का कितना प्रतिनिधित्व हुआ, इस आधार पर तय कीजिए। अतः मेरे तुच्छ विचार से महत्व की चीज जन समूह की सद्भावना है, न कि संविधान निर्माण संस्था में किसी संप्रदाय विशेष के प्रतिनिधित्व का परिणाम। वो कह रहे हैं आप इस आधार पर संविधान को तोलकर मत देखिए कि उसको बनाने वाले लोग किस वर्ग के थे। कितनी खूबसूरत बात थी यार, उसको बनाने वाले किस वर्ग के लोग थे, कौन लोग थे, ये मत सोचिए। आप संविधान का मूल्यांकन किसके आधार पर कीजिए, जन समूह की सद्भावना के आधार पर कीजिए। वो कितने पवित्र हृदय के लोग थे, उसके आधार पर आप संविधान का मूल्यांकन कीजिए। कौन मुस्लिम था, कौन हिंदू था, कौन दलित था, कितने जनजातियों के लोग थे, कितने गोरखे थे, कितने एंग्लो इंडियन थे, कितने पारसी थे, इस आधार पर नहीं। कोई व्यक्ति पारसी होता है, कोई व्यक्ति हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, लेकिन उसकी सद्भावना कितनी है, उसके आधार पर आप संविधान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत खूबसूरत बात है मेरे हिसाब से, और ये उन लोगों पर बहुत बड़ी थप्पड़ है जो हमारे संविधान को विभिन्न समुदायों के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है एक जाति का संविधान है, कोई कहता है एक पार्टी का संविधान है, कोई कहता है कि हिंदुओं का संविधान है। अरे भाई, जवाब दे दिया गया है कि संविधान का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है, इस आधार पर नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अतः किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय की यह आपत्ति करना कि उसके प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह संप्रदाय अन्य संप्रदायों की, जिन पर किसी विशेष मामले का निर्णय बहुत हद तक निर्भर करेगा, सहानुभूति से वंचित हो जाता है, तो उसके प्रतिनिधियों की संख्या थोड़ी अधिक हो या कम हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अरे आप इस तरह से आलोचना मत कीजिए कि साहब हमारे संप्रदाय के लोग कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी भावनाएं क्या है। क्या लोग थे यार, मैं तो मतलब इनके तर्क जो देखता हूं तो अपने आप को मतलब एक लगता है कि हम कितने अदने से व्यक्ति हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है और बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ गहन अध्ययन किए हुए हर किसी के बारे में कुछ भी बोल देते। क्या टिप्पणियां हैं इनकी, आप समझ सकते हैं।
फिर वो कह रहे हैं संविधान निर्माण के कार्य में देखिए, संविधान निर्माताओं की सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करके दलित जातियां, आदिवासी, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के अल्पसंख्यक संप्रदायों ने संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कम या अपर्याप्त होने पर भी संविधान निर्माण के कार्य में सहयोग देने का निश्चय किया है और यह उचित ही है। संविधान निर्माण में जन समूह की आकांक्षा है और उसका बल ही अब पथ निर्देशक होगा। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान अब माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा पेश किए गए संशोधन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है और यह आशा करनी चाहिए कि संशोधन के प्रस्तावक महोदय उसे वापस ले लेंगे, ऐसा कह रहे हैं सामंत साहब। फिर उनकी बात को वो अपनी बात को समेट रहे हैं। श्रीमान चूंकि बहुत अधिक माननीय सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं, अतः मैं सभा का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहता। इन्हीं कुछ शब्दों से मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। ऐसा कहकर वो बैठ जाते हैं। इसके बाद में वापस आते हैं पिक्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी बात लेकर आएंगे? उन्होंने कहा कि भाई जो सदस्य अगर अपना नाम वापस लेना चाहते हैं स्टीयरिंग कमेटी से, वो सदस्य अपना नाम 3 बजे तक वापस ले सकते हैं और अगर नहीं लेंगे तो फिर 3 से लगाकर 5 बजे के बीच स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। आप लोग जानते हैं फॉर्म 13 लोगों ने भरा है। आप लोग जानते हैं सीटें टोटल 11 है। देखिए जरा क्या होता है। स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव, अध्यक्ष स्टार लगा हुआ है, मतलब इंग्लिश में। सभा में बोलने के लिए दूसरे वक्ता का नाम पुकारने से पहले मुझे यह घोषणा करनी है, एक घोषणा, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है। मुझे यह घोषणा करनी है कि श्री सोमनाथ लाहिरी और लक्ष्मी नारायण साहू ने अपना नाम वापस ले लिया है। 13 सदस्यों ने फॉर्म भरे थे, उनमें से सोमनाथ लाहिरी जी और लक्ष्मी नारायण साहू ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो 13 में से 2 चले गए, पीछे बचे 11 और मेंबर भी कितने होने चाहिए थे? 11 मेंबर होने चाहिए थे। तो सोमनाथ लाहिरी जी और लक्ष्मी नारायण साहू ने नाम वापस ले लिया। अतः यह घोषित किया जाता है कि ये निम्न सदस्य स्टीयरिंग कमेटी के लिए निर्वाचित हो गए। नंबर 1 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 उज्जवल सिंह, नंबर 4 जी दुर्गाबाई, नंबर 5 एस.एच. पेटर, किरण शंकर रॉय, सत्यनारायण सिन्हा, एम अनंत सायमनम अयंगर, एस.एन. माने, के.एम. मुंशी और दीवान चमन लाल। ये 11 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी के बन गए हैं, निर्वाचित घोषित कर दिए, क्योंकि 2 लोगों ने अपने नाम क्या ले लिया है? वापस ले लिए। कैसा, मतलब कितनी खूबसूरती है इस वर्कशॉप की कि हमको सब कुछ चीजें अब मालूम है, किसने नाम वापस ले लिए। चलिए आगे बढ़ते। और इवन आपको यहां तक भी पता है कि स्टीयरिंग कमेटी बनी कब थी। कभी वो दिन भी था, कभी वो दौर भी था कि हम स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है हमको रटना पड़ता था। आज आपके सामने टिप्स पर है मेंबर्स के नाम, कब बनी थी, डेट्स भी आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह घोषित किया जाता है कि ये लोग निर्वाचित हो गए, अब तीसरे पैर मतगणना नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा। फिर वापस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब जो नाम आ रहा है वो रेवरेंड जेरोन डिसूजा, इनका नाम आ रहा है। ये एक एंग्लो इंडियन है, उनका नाम पुकारा जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात को भी सुन लीजिएगा। ये मद्रास से है और जनरल कैटेगरी है इनकी। अध्यक्ष महोदय, की बात कही गई है वो बड़े गजब के सिद्धांत है। और दोस्तों मैं बिल्कुल आपको अभी से बताने वाला हूं, अभी से मैं बता रहा हूं कि कुछ क्षणों बाद में आप ये जानेंगे कि संविधान सभा के एक मेंबर ने यहां तक कहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में जिन बातों को लिखा है, उद्देश्य प्रस्ताव में जिन सिद्धांतों को लिखा है, दुनिया भर की संविधान सभाओं ने जब कभी भी संविधान का निर्माण किया है वहां पर भी इस प्रकार की मोटी मोटी बातें कही गई है, लेकिन उनको व्यवहार में लागू नहीं किया। एक सदस्य यहां तक कहेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो मोटे मोटे जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए आपकी मंशा क्या है उसका भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में किया जाए, ऐसा भी एक जने कहेंगे। अभी देखिए होता क्या है। श्रीमान, इस प्रस्ताव के किसी अंश के प्रति चाहे जो भी आपत्तियां की गई हो, किंतु मैं समझता हूं इसमें जनता के लिए संचालित, जनता द्वारा जनता की सरकार की लोकतंत्रात्मक प्रणाली की हर प्रकार स्वीकार्य सिद्धांत पर बड़ी सावधानी से पर्याप्त विचार विमर्श किया गया। वो कह रहे हैं
कि उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ शब्दों पर हो सकता है कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह प्रस्ताव वाकई में जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया प्रस्ताव है, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान जिस व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर का है, प्रथम सत्र में उनका एक जगह पर उद्बोधन आ रहा है, द्वितीय सत्र में अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका उल्लेख आ रहा है। अभी डिसूजा साहब उनका उल्लेख कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में एक मेंबर और आएंगे, खांडेकर साहब, वो भी उल्लेख करेंगे। जरा क्या है देखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि प्रस्ताव के उद्देश्यात्मक अथवा सैद्धांतिक अंश में जो मत व्यक्त किया गया है उसे सभी स्वीकार करते हैं, जिससे यह आभासित होता है कि प्रस्ताव का उक्त अंश राजनीतिक एवं पत्रकार जगत में एक साधारण बात है। महाशय, मुझे निश्चय नहीं है कि यह बात संसार के किसी भी भाग के लिए बिल्कुल सच मानी जा सकती है, और यदि स्थूल रूप में वह सच मान भी लिया जाए तो भी हमें मानना पड़ेगा कि विशेष अवसरों पर हमें इन साधारण स्वीकार्य तथ्यों को दोहराने और गंभीरता पूर्वक एवं जोरदार शब्दों में उन्हें घोषित करने की आवश्यकता होती है। कितनी सुंदर बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप लोगों के भी मस्तिष्क में एक बात आ सकती है कि यार ये सर बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये कार्यशाला की खूबसूरती है कि हम जीवंत चर्चा कर रहे हैं, ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं? आपके मस्तिष्क में यह जरूर आ रहा होगा, आया ना मस्तिष्क में? तो मेरी बात को डिसूजा साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि दुनिया के हर देश के संविधान में जब संविधान बनाया जाता है तो इसी प्रकार की मोटी मोटी बातें कही जाती है। तो हमारे यहाँ पर भी ये मोटी मोटी बातें कही गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ये मोटी मोटी बातें हमको लगे कि हमारी सुनी सुनाई बातें हैं, साधारण सी बातें हैं, लेकिन उनको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है। रिपीट करना क्यों जरूरी है, जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा, उनकी बात को सुनिएगा। वो कह रहे हैं, महाशय, मुझे यह निश्चय नहीं है कि यह बात संसार के किसी भी भाग के लिए बिल्कुल सच मानी जा सकती है, और यदि स्थूल रूप में वह सच मान भी ली जाए तो भी हमें मानना पड़ेगा कि विशेष अवसरों पर हमें इन साधारणतः स्वीकार तथ्यों को दोहराने और गंभीरतापूर्वक एवं जोरदार शब्दों में उन्हें घोषित करने की आवश्यकता होती है। कहीं भूल ना जाए, रजाई में जो बैठे हैं वो भूल सकता है कि यार ये वर्कशॉप हो क्यों रही है, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो देखिए, वो एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, महान यूरोपीय राजनीतिज्ञ टैलीरैंड के इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार जब किसी भाव के विषय में यह आपत्ति की गई कि उक्त भाव तो बिना कहे ही मान्य है, तो इसके उत्तर में टैलीरैंड ने कहा, एक बार उसे और दोहराने से उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। टैलीरैंड एक यूरोप के विद्वान है। टैलीरैंड को एक बार कहा गया कि यार सर ये क्या है, बार बार क्यों दोहरा रहे हो आप इस बात को, ये हमको सब पता है। तो टैलीरैंड ने क्या कहा, उन्होंने कहा, टैलीरैंड ने कहा, एक बार उसे और दोहरा देने से उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो ये वर्कशॉप क्यों महत्वपूर्ण है बताऊं वापस, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं श्रीमान, इस गंभीर अवसर पर लोकतंत्र में हमारे विश्वास की यह घोषणा एक गंभीर, सार्वजनिक और अखंडनीय ढंग से की जा रही है। इस दृष्टि से मेरा विश्वास है कि हमारी जनता का प्रत्येक वर्ग जिस सावधानी से नपी तुली और सुव्यवस्थित विधि से उक्त विश्वास व्यक्त किए गए हैं उसका स्वागत करेगा, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। उनके शब्दों के आप शब्द देखिएगा, किस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। फिर वो एक बात कह रहे हैं, एक्चुअली में डिसूजा साहब एक बात कह रहे हैं, और मैं ये चाह रहा हूं कि इस बात को आप जरूर समझें, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे कि आपके सामने कौन कौन सी मुख्य बातें रखनी है, उसमें ये बात को मैंने रखा है। कौन सी बात? डिसूजा साहब दो खतरे बता रहे हैं, बिल्कुल दो खतरे। आपको मालूम होना चाहिए कि उन दो खतरों की, किन दो खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं, जरा देखिएगा। श्रीमान, मुझे इस सभा का ध्यान उस दोहरे खतरे, ध्यान से सुनिए, श्रीमान मुझे इस सभा का ध्यान उस दोहरे खतरे की ओर आकृष्ट करने की अनुमति दीजिए जिसके एक संप्रदाय के सदस्यों से है। खतरा इस बात का नहीं होगा कि ईर्ष्या अथवा विरोध अथवा औचित्य अभाव की किसी भ्रमात्मक धारणा द्वारा अल्पसंख्यकों के किन्हीं विशेषाधिकारों या आवश्यक संरक्षणों का अतिक्रमण होगा। मैं नहीं समझता कि भारत के महान बहुसंख्यक संप्रदाय अथवा उनके अति सम्मानित प्रतिनिधियों में से कोई भी इस प्रकार उक्त विशेषाधिकारों और संरक्षणों के अनुचित अतिक्रमण के दोषी होंगे। वो कह रहे हैं एक दूसरा खतरा ये है सर, क्योंकि डिसूजा खुद
अल्पसंख्यक है तो इसलिए उनको दूसरा खतरा भी उसी तरह का नजर आता है कि सर दूसरा खतरा यह है कि आपने उद्देश्य प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत सारी बातें कही है। आपने इवन यहां तक कहा कि उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा, लेकिन सर इस विशेष संरक्षण का कहीं बहुसंख्यकों ने अतिक्रमण कर दिया तो हमारा क्या होगा? फिर वो खुद कह रहे हैं कि सर मुझे लगता नहीं है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो इस प्रकार की बात करेगा, लेकिन हमको खतरा तो नजर आ ही रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कुछ बात कह रहे हैं, चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो अपनी बात को रख रहे हैं। इस सभा के पिछले अधिवेशन में एक वक्ता ने कुछ ऐसी बातों के साथ जो इस सभा के सभी लोगों को स्वीकार्य थी, एक ऐसी बात कही अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कुछ ऐसा विचार व्यक्त किया जिसके विषय में मैं सविनय ये निवेदन कर सकता हूं कि संभवतः उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। देख लीजिएगा अब संविधान सभा में क्या होने वाला है। वो कह रहे डिसूजा साहब कि सर पिछला जो सत्र हुआ उस पिछले सत्र में जो बातें अल्पसंख्यकों के बारे में कही गई उससे मुझे लगा कि संविधान सभा के सारे सदस्य लगभग सहमत हैं, लेकिन सर हम उससे सहमत नहीं है, और कम से कम हम जो अल्पसंख्यक है वो उससे सहमत नहीं है। क्या कह रहे? उक्त वक्ता ने कहा था, नाम नहीं लिया, उक्त वक्ता ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी महान जन समुदाय अपने अंतर्गत स्थायी अल्पसंख्यक जातियों के रहते हुए खुशहाल और जीवित नहीं रह सकता। समझिए क्या कह रहे हैं कि उक्त वक्ता ने क्या कहा था कि कोई भी राष्ट्र अल्पसंख्यक समुदाय के रहते हुए जीवित नहीं रह सकता। सर ये बात यहां लग गई सर, ऐसा वो डिसूजा जी कह रहे हैं, और किसी न किसी प्रकार हमें उनको अपने में से ही जब्त कर लेना होगा। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के रहते हुए कोई भी राष्ट्र नहीं रह सकता, इसलिए हमको अल्पसंख्यकों को अपने में मिला लेना होगा, और लगभग संविधान सभा के सारे मेंबर्स उस कथन से सहमत थे। सर हम जो अल्पसंख्यक हैं वो उस कथन से सहमत नहीं है। उक्त वक्ता ने इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां पर अल्पसंख्यकों को जज्ब कर लेने की यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, मतलब अपने में समाने की। श्रीमान जिस भाव से यह बात कही उसे भी मैं समझता हूं। भाव यह था कि कुछ न कुछ सामंजस्य रहना चाहिए और समान हितों और अधिकारों को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए तथा राज्य एवं राष्ट्र को इन्हीं समान हितों एवं अधिकारों की स्वीकृति के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। यह अति आवश्यक है, किंतु श्रीमान सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य किसी रूप में जब्त कर लेने की बात ऐसी है जिसे हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक है। मुझे ये मालूम है कि बहुसंख्यक संप्रदायों की यह इच्छा नहीं है और न ही इस गंभीर विचारपूर्ण सभा का ऐसा मत है कि किसी भी अल्पसंख्यक जाति पर वे इस प्रकार की कोई चीज लागू करे जिसके फलस्वरूप वह अल्पसंख्यक जाति इस प्रकार समाप्त हो जाए। वो कह रहा है कि सर हमको समाप्त करिए मत, हम लोग आपके यहां पर हैं और बिल्कुल उसी प्रेम के साथ रहेंगे, लेकिन सर हमको समाप्त मत कीजिए। और मुझे भी नहीं लगता है कि इस सभा और यहाँ का जो बहुसंख्यक जो समुदाय है वो हमको समाप्त करेगा। श्रीमान मैं चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड जैसे देश का उदाहरण को हम ध्यान से रखें। अब वो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। देखिए संविधान सभा में जब कोई भी व्यक्ति अपने तर्क दे रहा है तो उसके उदाहरण को जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान मैं चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड जैसे देश के उदाहरण को हम ध्यान में रखें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी उसकी एक भाषा तथा एक ही सर्व स्वीकृत संविधान होने के बावजूद भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभूमि की संस्कृति उन्नत करने की अनुमति प्राप्त हो। अब वो कह रहे सर यूं मत करो, हम अल्पसंख्यक है तो हमको दबाना मत। आप यूएसए को देखिए, आप स्विट्जरलैंड को देखिए। सर यूएसए में एक लैंग्वेज है, लेकिन इस एक लैंग्वेज होने के बावजूद भी सर अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभूमि की भाषा को बनाए रखने का अधिकार है। ऐसा वो यूएसए का उदाहरण दे रहे हैं। फिर आगे देखिएगा फिर वो क्या कह रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी एक भाषा तथा एक ही सर्व स्वीकृत संविधान होने के बावजूद भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभूमि की संस्कृति उन्नत करने की अनुमति प्राप्त है, चाहे उनकी ये मातृभूमि जर्मनी की हो, इटली की हो या फ्रांस की हो। लेकिन वो अगर यूएसए में रहता है तो अपनी मातृभूमि की भाषा को बनाए रखने का उन्हें अधिकार है। कनाडा के विशाल कॉमनवेल्थ में भी आज भी जनता के दो वृहत समुदाय है, जिनमें एक तो स्कॉटिश तथा आंग्ल लोगों का समुदाय है और दूसरा प्राचीन फ्रांसीसी समुदाय है, किंतु ये दोनों ही समुदाय वहां पूर्ण सद्भाव से रहते हैं। वो कह रहा है कि सर
कनाडा का आप उदाहरण देख लीजिए। कनाडा में दो बड़े समुदाय रहते हैं, एक स्कॉटिश और इंग्लैंड वालों का है और दूसरा फ्रांसीसियों का है, लेकिन दोनों बड़े समुदाय होने के बावजूद भी दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, अपनी अपनी मातृभूमियों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और स्वयं अपने साहित्य की उन्नति करते हैं। कनाडा कि कॉमनवेल्थ के एक जन समुदाय के लिए अन्य जन समुदायों से सहयोग करना और उस देश के यश और सफलता के लिए जो एक ही राष्ट्र का माना जाता है कार्य करना नितांत सरल हो गया कि सर कनाडा में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स दोनों होने के बावजूद भी वे अपनी अपनी संस्कृतियों को, अपनी अपनी मातृभूमि की भाषाओं का पालन करते हुए भी वो कनाडा राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। सर जब वहां दो बड़े समुदाय एक साथ रह सकते हैं तो यहां क्यों नहीं रह सकते, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं स्विट्जरलैंड में 3 ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषाएं और धर्म भिन्न भिन्न है। अब देखिए स्विट्जरलैंड का एग्जांपल, स्विट्जरलैंड में 3 ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा और धर्म भिन्न भिन्न है, किंतु वे एक राज्य संघ के रूप में संगठित है और ये राज्य संघ ईर्ष्यालु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है और शताब्दियों से उसने निश्चित रूप से अपनी रक्षा की। स्विट्जरलैंड में 3 समुदाय हैं, 3 अलग अलग धर्म के लोग हैं, तीनों की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन जब कभी भी उन पर आक्रमण होता है तो वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी रक्षा कैसे करनी है, ऐसा कह रहे हैं डिसूजा साहब। श्रीमान मुझे विश्वास है कि इस देश की शक्ति उसके विभिन्न संप्रदायों के सदस्यों की शक्ति पर आधारित होगी और ये सदस्य तब तक अपनी पूरी शक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे जब तक कि वे अपने विश्वासों और आदर्शों के अनुसार स्वयं अपना आचरण नहीं करते। क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं। जिस सांस्कृतिक स्वराज्य के पक्ष में मैं बोल रहा हूं और ये राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिकूल ना होने की दशा में जिसका भी वचन दिया जा चुका है वह कुछ अर्थों में राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध दिखते हुए भी उसके अनुकूल ही है, ऐसा डिसूजा साहब अपने भाषण में कह रहे हैं। फिर वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक भाषण पर आते हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान सभा के प्रथम सत्र में दिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो भाषण दिया उससे डिसूजा साहब सहमत नहीं है। सुनिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पहले अधिवेशन में जो भाषण दिया गया उससे वो सहमत नहीं है डिसूजा साहब, और क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान इस अधिवेशन की कार्यवाही शुरू होने के दिन बनारस विश्वविद्यालय के सम्मानित वाइस चांसलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस देश में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज जेजुइट टॉमस स्टीवेंस का उल्लेख किया था और कहा था कि उनके बाद भारत में अनेक अंग्रेज व्यापारी और विजेता पधारे और अब हम उस आक्रमण का अंत देख रहे हैं। ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया कि वो पहला व्यक्ति था जो भारत आया और उसके बाद अंग्रेजों के बहुत सारे व्यापारी आए और अब उनका अंत होने वाला है। डिसूजा साहब कह रहे हैं कि ये जो राधाकृष्णन ने जो बात कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया टॉमस स्टीवेंस का, वो तो बेचारा, वो डिसूजा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि वो तो बेचारा एक वहां से निर्वासित व्यक्ति, उसे तो वहां से निकाल दिया गया था इसलिए वो आया था। जिन लोगों ने अत्याचार किए और वो जो व्यक्ति है जो पहले आया उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। जरा देखिएगा। श्रीमान मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं और मुझे यह निश्चय है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जानते हैं कि उक्त अंग्रेज व्यापारियों और विजेताओं का उस जेउट से जो इन लोगों से पहले आया था कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत वह तो एक ऐसे समय में भारत आया था जब स्वयं अपने देश में उसे सत्कार प्राप्त नहीं था और उत्पीड़न की धमकी देकर उसे वहां से निर्वासित कर दिया गया था। उस समय इस महान देश ने उसे आतिथ्य प्रदान किया और उसने इस देश को अपना देश बना लिया और यहाँ की भाषा सीखी और एक ऐसी पुस्तक की रचना की जिसके संदर्भ में मराठी विद्वानों का कहना है कि वह एक प्राचीन ग्रंथ है, टॉमस स्टीवेंस का पुराण है। श्रीमान यही वो भावना है जिससे प्रेरित होकर उक्त धर्म के अनुयायी यहां आना चाहते हैं। क्योंकि डिसूजा साहब खुद ईसाई है, वो कह रहे हैं कि सर आप जिस जेहुट से हमारी तुलना कर रहे हैं वो जेहुट एक अलग व्यक्ति है, वो तो सर बहुत खुद दुखी व्यक्ति था, उसे तो वहां से निकाल दिया गया था और वो यहां पर आया, पर सर आप लोगों ने उस व्यक्ति को स्वीकार किया, उसका आतिथ्य उसको प्रदान किया, उसे सारा अवसर प्रदान किया और उस व्यक्ति ने भी इसके बदले में आपकी संस्कृति सीखी, आपकी भाषा सीखी और यहाँ के बारे में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसके बारे में मराठी विद्वान कहते हैं कि वो तो एक पुराण है। सर उस व्यक्ति की इन अंग्रेजों के साथ तुलना मत कीजिएगा, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। क्या तर्क है यार, क्या तर्क है। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं
सर, यही वो भावना है जिससे प्रेरित होकर उक्त धर्म के अनुयायी यहां आना चाहते हैं और इसी भावना से हम इस देश को समृद्धिशाली और ऐश्वर्यमान बनाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में शामिल होना चाहते हैं। हम भी शामिल होना चाहते हैं उस जुइट की भांति, ऐसा डिसूजा साहब कह रहे हैं। मुझे इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहिए, किंतु एक अन्य विषय के बारे में जिसके संदर्भ में काफी कहा जा चुका है, मैं भी कुछ कहे बिना नहीं रह सकता, पर मुझे आशा है इस विषय पर कुछ ऐसी बातें कह सकूंगा जो नवीन होगी। वो कह रहे हैं जनसत्ता के विषय में। आप लोगों को मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि हमारी सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता है। डिसूजा साहब उसी बात को उल्लेखित कर रहे हैं कि जनता को ये देना, जनता से सारी पावर प्राप्त करना, ये बहुत अच्छी बात है, पर वो कह रहे हैं कि दुनिया में सभी देशों में इसी प्रकार का बात का उल्लेख हुआ है, लेकिन सारे लोग इस सिद्धांत का पालन करें व्यवहार में, ये बहुत जरूरी है, ऐसा डिसूजा साहब कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने विभिन्न विद्वानों का उल्लेख भी किया है, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बातों का उल्लेख किया, फिर सामाजिक और सामुदायिक जीवन में किस तरह से केंद्र सरकार को पावरफुल बनाने का प्रयास किया गया, उस बात का डिसूजा साहब ने उल्लेख करते हुए बात कही है। फिर आप लोग जानते हैं कि राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें राजा का बेटा राजा बनता है और राजा अपने आप को ईश्वर की संतान मानता है। उस सिद्धांत की डिसूजा साहब आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राज्य का जो ईश्वरीय सिद्धांत जो है अब उसकी कोई मान्यता नहीं है, सारी शक्ति जनता से हमको प्राप्त होनी चाहिए, राजतंत्रात्मक गुण या राजतंत्रात्मक सिद्धांत अब नहीं चलेंगे। डिसूजा साहब अपने इस भाषण में ऐसी बात कह रहे हैं। फिर अपने भाषण को समाप्त करके वो बैठ जाते हैं। उसके बाद में एक मेंबर आते हैं जो मध्य प्रांत और बरार से है, नाम है एच.जे. खांडेकर साहब। एच.जे. खांडेकर साहब को मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा। गजब के व्यक्ति थे, बहुत सारी बातें उन्होंने विस्तार से कही है और ऐसी बातें, खांडेकर साहब भी दलित समुदाय से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं हूबहू आपके सामने रखा जा रहा है। खांडेकर साहब के वक्तव्य में डॉक्टर अंबेडकर साहब का फिर एक बार उल्लेख आएगा। एक्चुअली में खांडेकर साहब और दुलेकर साहब के विचार तो हमको पूरे मालूम होने ही चाहिए। खांडेकर साहब: अध्यक्ष महोदय, माननीय पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान का आज हम विधान बनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर मुझे इस बात की खुशी है कि जिस देश का हम विधान बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान की जनता अपना खुद संविधान बनाना चाहती थी, वह संविधान बनाने का मौका आज हमारे सामने आ गया। मैंने कुछ बातों को हाईलाइट कर रखा है, शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा। हिंदुस्तान का जब संविधान बनने जा रहा है तो उसे हम लोगों को अपनी देशी भाषा में ही, अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही बनाना चाहिए। वापस आता हूं, खांडेकर साहब ये बात अंग्रेजी में कह रहे हैं। देख लीजिए, स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा, वापस बताता हूं, हाईलाइट कर रखा है। हिंदुस्तान का जब संविधान बनने जा रहा है तो उसे हम लोगों को अपनी देशी भाषा में ही, अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही बनाना चाहिए। यह भी हिंदुस्तानियों का एक फर्ज हो जाता है और उसी फर्ज को लेकर मैं अपना भाषण हिंदुस्तानी में कर रहा हूं। अब वो क्या करेंगे, इसलिए तो मैंने ये बताया, आपको ये खूबसूरती मालूम होनी चाहिए। फिर वो क्या कह रहे हैं, मैं उस जाति से आता हूं जो जाति इस हिंदुस्तान में कई हजारों साल से पिछड़ी हुई है, दबी हुई है। मैं एक हरिजन हूं। खांडेकर साहब जाति से हरिजन थे। मैं एक हरिजन हूं और एक ऐसे हरिजनों की आवाज और 9 करोड़ हरिजनों की आवाज जो हिंदुस्तान में है, उनकी आवाज आपके सामने रखूंगा। हरिजन समाज इस प्रस्ताव को बहुत आनंद के साथ स्वीकार कर रहा है। इसका खास कारण यह है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबका संरक्षण इस प्रस्ताव में बतलाया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ और डॉक्टर जयकर के अमेंडमेंट पर भाषण करते हुए मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग चाहिए और हिंदुस्तान अखंड चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, और हिंदुस्तान अखंड होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण पर मुझे बड़ी खुशी हुई। खांडेकर साहब क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण पर, जो कब दिया था, कौन सी डेट को दिया था, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहली बार कब बोले थे, बताओ। झूम 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 रहे हो कि नहीं झूम रहे हो? 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर साहब पहली बार संविधान सभा में बोले थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, उस बात को कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर? इंग्लैंड जाने के बाद जब इंग्लैंड में वो खुश नहीं हुए
और उनको संतोष नहीं हुआ तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह बयान किया। आपको याद है ना, 1930, 1931 और 1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन में लगातार भाग लेने वाले उन गिने चुने व्यक्तियों में से डॉक्टर अंबेडकर भी एक है। वहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए, आपको मालूम है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी और डॉक्टर अंबेडकर की उस बात का महात्मा गांधी ने वह विरोध किया था, आपको मालूम होगा। वो कह रहे हैं खांडेकर साहब कि मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका पक्ष ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है, अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बयान पर वो कायम रहेंगे। किसके लिए कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर के लिए। परमात्मा अगर उन्हें थोड़ी और सद्बुद्धि दे, खांडेकर साहब अंबेडकर के लिए कह रहे हैं कि परमात्मा अगर उन्हें थोड़ी और सद्बुद्धि दे तो मुझे यह भी उम्मीद है कि वह सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ देंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो डिमांड है वो छोड़ देंगे। ऐसा खांडेकर साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं। और साथ साथ जो आज तक वह कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, उसको भी छोड़ देंगे। खांडेकर साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग रहे हैं दलितों के लिए, वो भी छोड़ देंगे। और मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी होगी कि वो ये भी छोड़ देंगे जो बार बार वो कहते रहे कि मैं हिंदू नहीं हूं, उसको भी छोड़ देंगे मगर परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, और मुझे उम्मीद है कि परमात्मा उन्हें जरूर बुद्धि देगा। ऐसा खांडेकर साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोल रहे हैं। हरिजनों की दशा अगर मैं बयान करना चाहूं आप लोगों के सामने, अब वो हरिजनों की जो दशा बता रहे हैं उससे आपकी जो रोएं हैं वो खड़ी हो जाएगी। आपको बिल्कुल महसूस होगा कि देश में किस प्रकार का वातावरण रहा है, वो क्या सामाजिक परिस्थितियां थी। जरा देखिएगा खांडेकर साहब के शब्दों में। हरिजनों की दशा अगर मैं बयान करना चाहूं आप लोगों के सामने तो आपके हृदय पिघल जाएंगे। हरिजनों के ऊपर आज तक अनंत अत्याचार और जुल्म हुए और हो रहे हैं, मगर हमने बड़े धैर्य के साथ उन जुल्मों को सहन किया है और यहां तक कि हमने कभी भी अपने धैर्य को छोड़ने की नहीं सोची। हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे और हिंदू रहते हुए ही हम अपने हक संपादन करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं है, हम जरूर हिंदू है और हिंदू रहते हुए और हिंदुओं के साथ लड़कर अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। हमें मालूम है कि नो आखली के अंदर, अब सुनिएगा, आप लोग जानते हैं जिन वर्षों की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन दिनों की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और नो आखली उन सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा केंद्र था। आप लोग ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी उस दौरान वही नो आखली में सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ में संघर्ष कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? हमें मालूम है नोआखली के अंदर और ईस्ट बंगाल के अंदर जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों में 90% हरिजनों पर जुल्म हुए। उनके मकान जलाए गए, उनके बाल बच्चे तबाह कर दिए गए, उनकी स्त्रियों पर, लड़कों पर अत्याचार किए गए और इतना ही नहीं, कई हजार हरिजनों को धर्म अंतर करना पड़ा। हम ये सारी बातें होते हुए भी आज भी हम कभी ये सहन नहीं कर सकते कि किसी कौम को अगर उसकी संख्या के अनुसार ज्यादा अधिकार मिले यानी वेटेज मिले तो हरिजन भी अपनी संख्या के अनुसार वेटेज लेने के लिए लड़ेंगे। फिर बात आएगी कौन सी, कि संख्या किसकी है, संख्या के हिसाब से हमको भी वेटेज मिलना चाहिए, संविधान सभा में भी मिलना चाहिए, विभिन्न प्रकार की समितियों में भी हमको वेटेज मिलना चाहिए। वो कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, देखिएगा जरा। वो कह रहे हैं आज तो पिछड़ी हुई जाति है, आज जो पिछड़ी हुई जाति है, तबाह जाति है, उसका क्या हुआ? पूना पैक्ट की आपको याद दिलाता हूं, वो कह रहे हैं। मैं पूना पैक्ट की आपको याद दिलाता हूं। मैं अपने प्रांत की मिसाल आपके सामने रखता हूं, जहां सीपी के अंदर, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, जहां सीपी के अंदर हमारी तादाद 25% है और संख्या के अनुसार हमें उस जगह 28 सीटें मिलनी चाहिए थी, मगर वहां पूना पैक्ट को देखते हुए हमें सिर्फ 20 सीटें मिली। वो कह रहे हैं हमारी संख्या इतनी है तो हमारी संख्या के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व भी इतना होना चाहिए, लेकिन हमको तो 28 की जगह पर 20 ही दी, 8 सीटें हमारी खा ली गई। वो क्या कह रहे हैं, हमारी 8 सीटें कहां गई? हमारे प्रांत में 4% मुसलमान भाई है, संख्या के अनुसार उन्हें वहां सिर्फ 6 सीट मिलनी चाहिए थी, मगर दुख की बात यह है कि हरिजनों की 8 जगह छीनकर मुसलमान भाइयों को दे दी गई। भैया, संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों को अगर आप समझेंगे नहीं, तब तक आप संविधान बनाने वालों के दर्द को नहीं समझ सकते। हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के पीछे मनसा क्या रही थी, उस मनसा को समझने के लिए आपको वो दर्द सहन
अगर करें ना करें, कम से कम दर्द को महसूस तो करें। वो दर्द आपको महसूस करवाया जा रहा है। हमारे संविधान के 3 उद्देश्य हैं। अगर आप उन 3 उद्देश्यों को मस्तिष्क में रखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमारे संविधान का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। आपकी बहुत सारी आलोचना जो संविधान के संदर्भ में है वो खत्म हो जाएगी अगर आपने हमारे संविधान का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित करना समझ लिया। हमारे संविधान का एक उद्देश्य है सामाजिक न्याय स्थापित करना। अगर आपने उसको समझ लिया तो मुझे लगता है बहुत सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। जरा देखिएगा, मगर दुख की बात है कि हरिजनों की 8 जगह छीनकर मुसलमान भाइयों को दे दी गई और उन्हें 6 की जगह 14 जगह मिल गई। इस तरह का अन्याय अब हरिजन सहन नहीं कर सकते। उनकी संख्या के अनुसार उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। आपके सेंसस में भले ही उनकी तादाद 4 या 5 करोड़ हो, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पॉपुलेशन कभी भी मुसलमानों से कम नहीं है। वो कह रहा है कि आपकी जनसंख्या के आंकड़े कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 4 से 5 करोड़ है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी संख्या मुसलमानों से कम नहीं है, हम भी 9 करोड़ है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पॉपुलेशन कभी मुसलमानों से कम नहीं है। हम 9 करोड़ है और उसी के अनुसार हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी जाति कोशिश करेगी। इस रेजुलेशन में एक बात की कमी है। अब देखिए खांडेकर साहब क्या कह रहे हैं। इस रेजुलेशन में एक बात की कमी है और अगर प्रस्तावक महोदय उसको कबूल करे तो आज भी उसे बदल सकते हैं। इस प्रस्ताव में हर एक माइनॉरिटी के अधिकार का सेफ गार्ड करने की बात लिखी। अरे क्या बात कही है खांडेकर साहब ने। उन्होंने कहा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन प्रस्ताव में एक कमी है और अगर प्रस्तावक महोदय अगर उसमें संशोधन करना चाहे तो वो संशोधन कर सकते हैं। और जैसे ही खांडेकर साहब का ये अगली 4 लाइनें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में क्या खूबसूरत बात कही है। आप लोग जानते हैं जराइम पेशा नाम सुना है आपने? जराइम पेशा कौन लोग होते हैं? जराइम पेशा ऐसे लोगों को कहा जाता है, एक जाति बना दी गई जराइम पेशा, मतलब उनके घर में जो पैदा होंगे वो जन्मजात अपराधी है। मतलब एक व्यक्ति जो किसी घर में पैदा हुआ है, उसके पिताजी अपराधी रहे हैं, उसकी मां अपराधी रही है, तो वो भी अपराधी मान लिया जाएगा। ये यार ये तो बहुत गलत बात है। जरा वो देखिए क्या कह रहे हैं। इस रेजुलेशन में एक बात की कमी है और अगर प्रस्तावक महोदय उसको कबूल करे तो आज भी उसे बदल सकते हैं। इस प्रस्ताव में हर एक माइनॉरिटी के अधिकार को सेफ गार्ड है, मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म लेते ही बिना किसी जुल्म के, बिना किसी अपराध के जराइम पेशा बना दिया जाता है। मैंने हाईलाइट कर रखा है। और ऐसे करीबन कई लाख लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी औरतें, आदमी और बच्चे को इस कानून के मातहत जराइम पेशा बना दिया गया। बस घर में पैदा होते ही वो तो अपराधी है, ऐसा मान लिया जाता है कानून के द्वारा। उन लोगों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन पर जुल्म लगाया हुआ है, चाहे वो चोर हो या नहीं हो। लेकिन जिस दिन वह जन्मते हैं उसी दिन से उन्हें चोर बना दिया जाता है कि चोर के घर में जन्मा है इसलिए वो चोर है। इस प्रस्ताव में इस कानून को हटाने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है प्रस्तावक महोदय इस बात को महसूस करेंगे और अपने प्रस्ताव में इस कौम को सेफ गार्ड देने के लिए जरूर कुछ न कुछ प्रावधान करेंगे। दम है बातों में। हमको ये सारी परिस्थितियां समझनी चाहिए कि संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के किस किस सदस्य ने कौन कौन सी मांग संविधान सभा के उन सदस्यों के सामने रखी थी। ये सारी बातें समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर कह रहे हैं कि जो ग्रुपिंग हुई है कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। ग्रुपिंग कौन सी है? ये ग्रुपिंग क्या है? भूल गए थे क्या? भारत को 3 भागों में बांटना था, ए, बी और सी, कि वो जो ग्रुपिंग हुई है, ग्रुपिंग को कांग्रेस ने स्वीकार कैसे कर लिया? खांडेकर साहब कह रहे हैं कि ग्रुपिंग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट मिशन के बातों में आकर कांग्रेस ने ग्रुपिंग को स्वीकार कर लिया। उस ग्रुपिंग से हमको बहुत घाटा है। कौन कह रहे हैं? खांडेकर साहब कह रहे हैं कि इस ग्रुपिंग से हमको बहुत घाटा है। क्या घाटा है जरा देखिएगा। जो ग्रुपिंग हुई है और कांग्रेस ने उस ग्रुपिंग को मान लेने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि मैं कांग्रेसी हूं, वो कह रहे हैं, हालांकि मैं कांग्रेसमैन हूं, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव से डर मालूम होता है। और वह डर कहां है? बी और सी ग्रुप के अंदर जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनका क्या होगा? इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, तब से सोच रहा हूं जब से कांग्रेस ने इसे मंजूर किया। जब से आपने ग्रुपिंग स्वीकार की है, बी और सी में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। आपको बता रखा कि बी और सी में कौन लोग ज्यादा प्रभावी होंगे। वो कह रहे बी और सी में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और जब से मैं चिंता में हूं, जब से कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, हालांकि मैं खुद कांग्रेसी हूं, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं।
फिर वो कह रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली आज बंगाल में पाकिस्तान ना हो, फिर भी हरिजन के ऊपर ईस्ट बंगाल में क्या क्या जुल्म हुए, ये जो जुल्म वहां से देखकर आए हैं उन लोगों को खुद आश्चर्य मालूम हुआ। यहां जो इस अखबार को पढ़ते हैं उससे मालूम होता है कि 90% हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ। अगर ग्रुपिंग मानने के बाद अप्रत्यक्ष पाकिस्तान हो गया तो मैं समझता हूं एक भी अछूत जहां जहां इस प्रकार के पाकिस्तान हो गया है जिंदा नहीं रहेगा। जहां जहां पाकिस्तान कायम करने का सपना है वहां वहां हरिजनों को जबरदस्ती धर्मांतर करना ही होगा या तो मरना होगा। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के पाकिस्तान में हमारे हरिजनों की स्थिति क्या होगी। हमारे पास केवल 2 विकल्प है, या तो हम धर्म परिवर्तन कर ले या फिर हम मर जाएं। धर्मांतर करना होगा या फिर मरना होगा। वह गरीब है और किसी भी प्रकार से उन पर अत्याचार हो सकता है और लोग आज भी कर रहे हैं। हर कौम आज अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए अपनी ताकत बढ़ा रही है। ऐसा कोई दिन आ जाएगा कि इस ग्रुपिंग से हमारी ताकत घट जाएगी और बंगाल की दूसरी जातियों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी ताकत बढ़ने से एक भी हरिजन इन प्रांतों में दिखलाई नहीं देगा। इसलिए इस पर विचार करते समय इन प्रांतों में जहां हरिजनों की ये हालात है वहां उन्हें विशेष अधिकार देना होगा। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस भय को देखते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और प्रांतीय गवर्नमेंट में संख्या के अनुसार सीटें ना दी गई है तो जो डर आज हमें बंगाल के बारे में है, जो मैंने खुद देखा है, हमारी कौम ने महसूस किया है, वह डर कायम रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें पूरी सीटें दी जाए तो यह डर खत्म हो जाएगा, ऐसा खांडेकर साहब कह रहे हैं। आंखें जिसे देख नहीं सकती दिल उसके लिए रोता नहीं है। हम लोग, मेरा जन्म 1980 में हुआ है, आप लोग 1990 1995 वर्ष 2000 में पैदा हुए होंगे या उससे भी छोटे तो मुझे लग नहीं रहे, 20-22 साल से तो कोई छोटा है नहीं। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। हम लोग एक्चुअली में इतिहास पढ़ते ही नहीं। हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। सुबह 6 बजे उठते ही व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से हमें ज्ञान का एक ऐसा पढ़ाया जाता है पाठ कि हम लोगों को कुछ इतिहास पता नहीं है। किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ वो परिस्थितियां आपको बताई जा रही है। मुझे लगता है कि जितनी बातें आप हमारे संविधान के निर्माण के बारे में अब सुन रहे हैं वो शायद बातें आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। मैंने भी नहीं सुनी है। मैंने भी आप लोगों के साथ साथ ही पढ़ना शुरू किया है। तो इस दर्द को महसूस करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान किस लिए है? इसलिए है। आगे चलिए खांडेकर साहब और क्या कह रहे हैं। खांडेकर साहब अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अब आते हैं दुलेकर साहब, आरवी दुलेकर साहब। पहचान गए? और इनके यहां स्टार लगा हुआ नहीं है तो अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। स्टार लगे हुए नहीं। दुलेकर साहब क्या कह रहे हैं? जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता है उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता है बेहतर होगा कि इस संविधान सभा से चले जाए। 10 दिसंबर 1946 को वह दुलेकर साहब बोल रहे हैं और स्टार लगा हुआ नहीं है। स्टार लगा हुआ नहीं है मतलब हिंदुस्तानी भाषा में बात करेंगे दुलेकर साहब। संयुक्त प्रांत से आते हैं दुलेकर साहब। इनका भी मैं वक्तव्य पूरा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि तस्वीर पूरी साफ हो सके। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को श्रीमान पंडित नेहरू ने उपस्थित किया, जिसका अनुमोदन हो चुका है और जिसके संबंध में अनेक प्रकार के व्याख्यान यहां पर हो चुके हैं, जिस प्रस्ताव के अंगों पर अनेक प्रकार की आपत्तियां प्रकट की गई है, उनके संबंध में विचार प्रकट करते हुए मैं प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, अब गांधी जी, कुछ लोग कहते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का जब निधन हो गया, जब गांधी जी की हत्या कर दी गई, उसके बाद में गांधी लोकप्रिय हुए, ऐसा लोग कहते हैं। ये लोग संविधान बनाने वाले लोग हैं और हर दूसरा से तीसरा वक्ता गांधी जी का उल्लेख कर रहा है जब गांधी जी जीवित थे। जरा सुनिएगा। महात्मा गांधी ने मानव जीवन तत्वों को 2 शब्दों में रख दिया, सत्य और अहिंसा। जो न्याय है, जो उचित है, जो धारण करने योग्य है, अर्थात धर्म है, वही सत्य है। जो दूसरों की हानि नहीं पहुंचाता है, दूसरों के धन, वित्त और स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता है, जो दूसरों के जीवन की, सामाजिक जीवन की रक्षा करता है, वही सत्य है, वही अहिंसा है। यही तत्व वेदों और उपनिषदों के सार है। यही समस्त धर्मों, मत मतांतरों और शास्त्रों के सार है। यही कांग्रेस के ध्येय है और इन पर ही यह प्रस्ताव खड़ा है। भारतवर्ष की भावनाओं, उसकी आकांक्षाओं, उसकी सद इच्छाओं, उसके उद्देश्यों, यह प्रस्ताव मूर्तिवान रूप से व्यक्त करता है। जो देश इस समय अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत प्रतंत्रता से जकड़ा हुआ है, वह स्वतंत्र होकर क्या करना चाहता है
और संसार में कैसे रहना चाहता है, ये प्रस्ताव उस स्वरूप का द्योतक है। क्या शब्दावली प्रयुक्त की है, प्रस्ताव की क्या व्याख्या की है, ये देश क्या चाहता है और संसार में किस तरह से खड़ा होना चाहता है, अगर आप ये देखना चाहते हो तो इस प्रस्ताव को देख लीजिएगा, ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। फिर धुलेकर साहब क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पहले से बता देता हूं। आप लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 पॉइंट रखे थे। धुलेकर साहब उन 8 पॉइंट को बोल रहे हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां पॉइंट बोल रहे हैं। 8वां पॉइंट जैसे बोल के रहते हैं, एक सदस्य बीच में बोलते हैं। नाम है उनका देशबंधु गुप्त, स्टार लगा हुआ है, मतलब अंग्रेजी में बोले। क्या बोले, दिल्ली से है ये। क्या बोल रहे हैं, श्रीमान एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है मेरा। वो कह रहा है श्रीमान मेरा एक प्रश्न है। कि क्या प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को हस्तलिपि से कुछ पढ़ने का अधिकार प्राप्त है क्या। वो लिख कर लेकर आ गए और सारी बातें पढ़ पढ़ कर सुना रहे, क्या यह अधिकार है क्या किसी को। ऐसा देशबंधु गुप्त प्रश्न पूछ रहे हैं अध्यक्ष साहब से। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। अध्यक्ष स्टार लगा हुआ है, वो कह रहे हैं मैं नहीं समझता हूं कि वे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सी बातें लिख रखी होगी। फिर वो हंसने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं सोचता हूं ये पढ़ रहे हैं, ऐसी कुछ मोटी मोटी बातें लिख रखी होगी। फिर वो हंसने लग गए। फिर धुलेकर साहब को क्या होगा, थोड़ी सी नाराजगी होगी, यार ये मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि मैं देख देख के पढ़ रहा हूं। तो धुलेकर साहब को बुरा तो लगेगा। वो क्या कह रहे हैं, आरवी धुलेकर, मैं बराबर ऐसे बोल सकता हूं जैसे मैं पढ़ रहा हूं। वो कह रहा है भैया तुम मेरे बारे में जो कह रहे हो ना कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं बराबर ऐसा बोल सकता हूं जैसे कि आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, जबकि मैं बोल रहा हूं, पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। प्रेसिडेंट महोदय, कोई भी विचारवान पुरुष इस प्रस्ताव के किसी भी अंग पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। समस्त भारतीयों को उनके सतत्व की रक्षा करने का वचन दिया गया। फिर वो वही सारी बातें जो उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में कही गई है वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि देशी राज्यों के लिए यह कह दिया गया है कि वे भी आंतरिक प्रबंध में स्वतंत्र रहेंगे और सब प्रकार के न्यायोचित अधिकार उनके सुरक्षित रहेंगे। वो देशी रियासतों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक आपत्ति ये उठाई गई कि इस प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है, और यदि आवश्यकता है तो भी जब तक देशी रियासतों के प्रतिनिधि नहीं आ जाते तब तक हम उनका इंतजार क्यों नहीं कर लेते। तो वो क्या कह रहे हैं धुलेकर साहब, धुलेकर साहब कह रहे हैं यार जो आपसे बात पहले से कह रखी है, धुलेकर साहब कह रहे हैं यार देशी रियासतों के प्रतिनिधि अभी आने की पोजीशन में ही नहीं है। कैबिनेट मिशन जो योजना है उस योजना के मुताबिक देशी रियासतों के प्रतिनिधि अभी आ ही नहीं सकते। जब आ ही नहीं सकते तो उनके बारे में क्यों बात करनी कि वो आएंगे तभी हम उद्देश्य प्रस्ताव पास करेंगे, ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि एक यहां पर आपत्ति ये भी उठाई गई है कि भाई मुस्लिम लीग के सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, इसलिए यह प्रस्ताव अभी नहीं लाया जाए। वो कह रहे हैं एक तो देशी रियासतों वाली आपत्ति है, वो तो आपत्ति खारिज करने के लिए। दूसरी आपत्ति की मुस्लिम लीग के लोग नहीं है इसलिए प्रस्ताव पारित मत करो, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, इसलिए यह प्रस्ताव अभी ना लाया जाए। प्रथम यह आपत्ति गलत है, निरर्थक है। क्यों? जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के बयान के आधार पर चुनाव में भाग लिया और नियमों को मानकर चुनाव कर भी लिया तो उनके प्रतिनिधियों का शामिल ना होना अनुचित है। वो कह रहे हैं मजाक बना रखा है मुस्लिम लीग ने। जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब चुनाव करवाने थे तो मुंह धोकर आ गए, चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत भी गए, तो बातें क्यों नहीं हो? अब आना चाहिए ना। अब आप नहीं आ रहे हो, यह आपका तरीका अनुचित है। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के द्वारा ही प्रतिनिधियों के चुने जाने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है। ऐसी दशा में उनकी अनुपस्थिति का उत्तरदायित्व उन्हीं का है। वो अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, क्योंकि उनका चुनाव उन्हीं लोगों ने किया जिससे वो चाहते थे कि वो चुने जाए। जब आपकी सारी मांगे स्वीकार कर ली गई, अब क्यों नहीं आ रहे हो? अब नहीं आ रहे तो हमारा दोष थोड़ी है, अब आपका दोष है, ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। फिर मैंने हाईलाइट किया, संविधान सभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी सदस्य को उपस्थित होने पर बाध्य करे। हम संविधान सभा के लोग किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना होगा तो आ जाएगा। यदि वह नहीं आया तो वह अपने अधिकारों से स्वयं वंचित रहता है, अन्य सदस्यों का कोई अपराध नहीं है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को भी तो हानि पहुंचाता है। वाह क्या बात कही है सर, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? मैं 2 दिन तो आया नहीं था। तो नहीं आया तो आपके अधिकार अपना आप ही क्या हो गए, समाप्त हो गए। आना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? संविधान सभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी सदस्य को उपस्थित होने पर बाध्य करे। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं जूम पर बैठक आपको लेने के लिए मजबूर करूं। फिर वो क्या कह रहे हैं, यदि वह नहीं आता है तो वो अपने अधिकारों से स्वयं ही वंचित हो जाता है। यदि जूम पर बैठक अटेंड नहीं की है तो सर्टिफिकेट से अपना आप ही वंचित हो जाते हैं।
इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बयान के बाद तो रही सही आपत्ति भी नहीं रह गई। कांग्रेस ने उक्त 6 दिसंबर वाले बयान के प्रस्ताव को मान लिया और मुस्लिम लीग को फिर अवसर दिया कि वो शामिल हो जाए। फिर भी वो शामिल नहीं हो रहे, तो हम क्या करें? वो कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है कि मुस्लिम लीग के लोगों ने संविधान सभा की भावना का कद्र नहीं किया। फिर आपने उस बात को भी बढ़ावा दिया। कौन सी बात को? जो विदेशी बार बार भारत के बारे में कहते हैं कि भारतीय किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं भारतीय स्वयं विभाजित है, वे एक नहीं हो सकते। ऐसी निरर्थक कालीमा लगाने का अवसर शत्रुओं को आपने दिया है, हमने नहीं दिया है, मुस्लिम लीग के लोगों ने दिया। अब भी समय है कि हम उसे धो डालें। मुस्लिम लीगी भाइयों से ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। फिर वो एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी कर रहे हैं, देख लीजिएगा, आप भी बहुत काम आएगी। वो कह रहे हैं इस सिलसिले में एक बड़ा ही कुत्सित अन्यायपूर्ण आक्षेप किन्हीं स्वार्थी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये अंग्रेज हम लोगों की संविधान सभा जो है उस पर एक आरोप लगा रहे। क्या आरोप लगा रहे? उनमें से एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति भी है, जैसे लॉर्ड साइमन और मिस्टर चर्चिल। ये दोनों विलेन है, ध्यान रखना अपने लिए। साइमन और चर्चिल ये दोनों हमारी हमेशा आलोचना करते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति है जैसे लॉर्ड साइमन और चर्चिल, वे कहते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में संविधान सभा एक दुमकट जीव, ट्रंकेट बॉडी है। दुमकट जीव, दुमकट जीव किसे कहते हैं बताओ? दुमकट जीव मतलब एक ऐसा जीव जिसके आगे का भाग और पीछे का भाग गायब है, जो छोटा कर दिया गया है। ये तो संविधान सभा एक ऐसी है, आगे का भाग पीछे का भाग गायब है, देसी रियासतें गायब है, मुस्लिम लीग के लोग गायब है, इसलिए दुमकट जीव है। ये साइमन और चर्चिल हमारे बारे में कहते हैं। ऐसा शब्द सुना कभी? ये बात काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में संविधान सभा एक दुमकट जीव है। इंग्लिश में लिखा है ट्रंकेट बॉडी है। ऐसी सभा के निर्णयों का क्या मूल्य हो सकता है? इसका बनाया हुआ संविधान ब्रिटिश सरकार कदापि नहीं मानेगी और कार्यान्वित भी नहीं करेगी। इस प्रकार के आक्षेप में निम्नतर और शुद्र कौन सा आक्षेप हो सकता है? दुलेकर साहब कह रहे हैं कि इस तरह के घटिया आरोप हम पर लगाते हो, इनसे ज्यादा घटिया आरोप कोई हो नहीं सकता। सभ्यता की तो परे है ही है, बुद्धिमत्ता और राजनीति के तत्वों के भी विरुद्ध है। इस प्रकार के जो आपके आक्षेप है ये सभ्यता के खिलाफ में और साथ ही साथ आपकी बुद्धि जो है उसका स्तर भी बतलाता है, ऐसा दुलेकर साहब कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। इसी श्रेणी के राजनीतिक मूर्ख पंडितों ने बुद्धि और शक्ति से कमाए हुए बड़े बड़े साम्राज्य और स्वतंत्र देश रसातल को पहुंचा दिया। वो कह रहा है कि तुम जैसे जो बुद्धिहीन जो लोग हैं, ऐसे जो मूर्ख लोग जो है, ऐसे राजनीतिक जो मूर्ख लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य गंवा दिए थे इस प्रकार के तर्कों के आधार पर, और तुम एक और साम्राज्य गंवा दोगे क्योंकि हम आजाद होने वाले हैं। जरा देखिएगा, उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? हमारे देखते देखते रूसी जारशाही हिटलर, मुसोलिनी, मैकाडो की ताना से डूब गई। तुम किस ख्यालात में हो? किसको कह रहे हैं? चर्चिल को कह रहे हैं। ये तुम राजनीतिक मूर्खता जो प्रदर्शित कर रहे हो बहुत गलत है। हिटलर चला गया, मुसोलिनी चला गया, जार की जारशाही रशिया से चली गई, तुम भी चले जाओगे। फिर वो क्या कह रहे हैं? ब्रिटिश साम्राज्यशाही का बेड़ा भी धीरे धीरे अन्याय रूपी समुद्र में अब आंदोलन रूपी ज्वार भाटा के थप्पड़े से नीचे बैठता जाता है। क्या शब्द लिखे हैं, वापस सुनिएगा। ब्रिटिश साम्राज्यशाही का बेड़ा भी धीरे धीरे अन्याय रूपी समुद्र में अब आंदोलन रूपी ज्वार भाटे के थप्पड़े से नीचे बैठता जाता है। क्या तुलना करिए, क्या शब्द लिखे। साम्राज्य तो डूबने से बच नहीं सकता, साम्राज्य तो डूबेगा। जर्मनी, जापान और इटली के इतिहास से कुछ सीखकर इंग्लैंड के राजनीतिक कर्णधार मिस्टर एटली आदि यदि इंग्लैंड देश को, इंग्लैंड की जनता को बचा ले तो यह बहुत अच्छा है। सलाह देना मेरा काम है, आगे सुनने वाला कोई हो या नहीं हो, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे तुम अपने साम्राज्य को बचा लो। एटली तुम तो थोड़ा समझदार दिखते हो, तुम अपने साम्राज्य को बचा लो। मैं सलाह दे रहा हूं, सुनना तुम्हारा काम है, सलाह देना हमारा काम है, आगे सुनने वाला सुने या नहीं सुने। दुलेकर साहब मस्त व्यक्ति है। फिर देखिएगा, बड़ी जबरदस्त, ये कितने विद्वान लोग थे यार। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, मानवीय इतिहास स्वयं लेखक है। मानव का इतिहास तो स्वयं लेखक है। उसकी लेखनी बिना चूक के लिखती रहती है, निठुर सत्य भी लिखती है और छोटे का मुंह नहीं देखती। बड़े छोटे का मुंह नहीं देखता है, इतिहास किसी का मुंह नहीं देखता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, निष्ठुर होकर लिखेंगे।
फिर क्या कह रहे हैं, महाभारत के लेखक व्यास ने अपनी निठुर लेखनी के द्वारा जीवन में केवल एक बार असत्य बोलने के लिए, वो भी मिश्रित नरो वाह कूजरो वाह के लिए, सत्यवादी युधिष्ठिर को सदैव के लिए मिथ्यावादियों की पंक्ति में रखकर नरक का भोग करा दिया। अगर आप लोगों को यह एपिसोड पता है, अगर आप लोगों को महाभारत में जो कुछ हुआ वो अगर पता है, तो मेरी बात को समझ गए होंगे। धुलेकर साहब कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर जो कि बहुत बड़ा सत्यवादी व्यक्ति था, कभी भी झूठ नहीं बोला, जब उसको नरक मिल सकता है तो तुम इंग्लैंड वाले लोगों, तुम तो इतने अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और युधिष्ठिर ने भी एक क्या शब्द बोला, नरोवा कुंजरोवा। अगर आप लोगों को याद है वो एपिसोड, तो जब द्रोणाचार्य जब को ये मालूम पड़ता है कि अश्वत्थामा मर गया है, आप लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा बहुत ताकतवर व्यक्ति था, वो हार नहीं सकता था, और जब उसने कहा कि यार ये अश्वत्थामा मर कैसे सकता है, ऐसी कुछ ध्वनि उनको सुनाई दी, तो उन्होंने कहा मैं युधिष्ठिर से पूछ लेता हूं, वो तो कभी झूठ बोलेगा नहीं। तो युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मर गया है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा, हां अश्वत्थामा मर गया है, लेकिन वो हाथी है कि नर है ये मुझे मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि युधिष्ठिर ने जो बोला उसमें झूठ तो नहीं बोला, लेकिन सत्य भी नहीं था। बात को समझ रहे, युधिष्ठिर ने जो बोला वो झूठ तो नहीं था पर सत्य भी नहीं था। कृष्ण, आप लोग जानते हैं, कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कहा कि आप ऐसा बोल दो, क्योंकि आप तो सत्यवादी हो, आप झूठ बोल नहीं सकते। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं, तो झूठ मत बोलो यार, तुम ऐसा बोल दो। अब वो अश्वत्थामा आपको मालूम है हाथी भी था, तो हाथी मरा कि कौन मरा, ये बात भी हो गई। और उस समय द्रोणाचार्य इतने डिप्रेशन में आ गए कि आखिर में फिर द्रोणाचार्य के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हैं, महाभारत का नतीजा किस तरह से गया। धुलेकर साहब कह रहे भैया, जब उसी युधिष्ठिर के साथ जिसने आंशिक बात ही बोली थी उनको नरक मिल गया, तो तुम क्या चीज हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। फिर वो कह रहा है कि देखो अभी भी मौका है, वो फिर बोल रहे हैं नहीं तो का पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो इस प्रकार की शब्दावली बोल रहे हैं कि अभी भी मौका है कि तुम नरक में जाने से बच सकते हो, फिर बाद में केवल तुम्हारे लिए पछताने की बातें ही होगी। क्या वो धुलेकर साहब यार बड़े गजब के व्यक्ति है, बड़े शानदार बातें कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कभी कभी सुरक्षा अधिकार और सेफ गार्ड का प्रश्न उठता है जब अन्याय का भय होता है। यदि ऐसा भय नहीं हो तो कोई भी मनुष्य विशेष अधिकार नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के अनेक सारे मेंबर लगातार सेफ गार्ड मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विशेष अधिकार दिए जाए। वो कह रहे बड़ी विडंबना है कि वो विशेष अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि विशेष अधिकार कोई व्यक्ति कब मानता है। हम स्वेटर कब खरीदते हैं, जब हमको सर्दी लगती है, बात सही है कि नहीं है। हम फैन कब चलाते हैं, जब हमको गर्मी लगती है। तो वो कह रहे हैं कि जब सर्दी लगेगी नहीं तो स्वेटर क्यों खरीदेगा, जब गर्मी लगेगी नहीं तो फैन क्यों चलाएगा। वो कह रहे हैं कि लोगों के मन में डर बैठ गया है, उस डर को दूर करना बहुत जरूरी है, लोग इसीलिए विशेष अधिकार मांग रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या वापस बात सुनिएगा, सुरक्षा अधिकार सेफ गार्ड का प्रश्न तभी उठता है जब अन्याय का भय हो। यदि ऐसा भय ना हो तो कोई भी मनुष्य विशेष अधिकार नहीं चाहता है। इतिहास के पन्ने उलटिए, आप स्पष्ट पाएंगे कि कुछ असमानताएं ऐसी है जो समाज ने स्वयं स्वार्थवश अथवा मूर्खतावश उत्पन्न कर दी है। धुलेकर साहब ने कहा कि हमारे भारत के समाज में जिस प्रकार की जो जाति प्रथा पनपी, वो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि इसकी वजह से अपना आप ही असमानता आ गई है, और असमानता को समाप्त करने के लिए लोग सेफ गार्ड चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये स्वार्थवश अथवा मूर्खतावश उत्पन्न कर दी गई है, जैसे अस्पृश्यता। कितनी सुंदर बात कही है। समाज के किसी बड़े अंग को अछूत बना देना और उसके मानवाधिकार छीन लेना कदापि क्षम्य नहीं है। समाज ऐसा नहीं है, उन अधिकारों को मानकर लौटा देना ही अपराध की भरपाई है। लोगों के जो अधिकार है उनको वापस दे दीजिए, ये इनकी भरपाई है। एक बहुत सुंदर सी टिप्पणी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो ये कह रहे हैं, अभी टिप्पणी कहां चली गई मुझे मालूम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप मैदान बनाना चाहते हो तो आप टिल्लों को छोड़कर मैदान नहीं बना सकते हो। सारे जो टिल्ले हैं उन टिल्लों को समाप्त करना पड़ेगा, जो मिट्टियों के जो ढेर है उनको हटाकर ही आप मैदान को समतल बना सकते हैं। तो समतल बनाने के लिए आपको जो टिल्ले बने हुए हैं, जो मिट्टियों के जो ढेर है उनको हटाना पड़ेगा, अर्थात जाति प्रथा समाप्त करनी पड़ेगी, अर्थात अस्पृश्यता रूपी जो मिट्टी के जो ढेर उस मैदान में जो बाधा बन रहे हैं उसे हटाना पड़ेगा। इसकी तरफ धुलेकर साहब बात कर रहे हैं। फिर देखिए ये आ गया, देखिए ये आ गया। मैंने कहा जा नहीं सकता है, विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती है। किसी को विशेषाधिकार दे दिए और आप सोचते हैं कि असमानता मिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कितनी सुंदर सी बात कही। जैसे
मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने फैन स्टार्ट करवा दिया, मुझे सर्दी लग रही है तो मैंने स्वेटर खरीद लिया। वो कह रहा है कि ये जो स्वेटर खरीदा है, ये जो फैन खरीदा है, ये एक तरह से फैन जो स्टार्ट किया, ये एक तरह से विशेषाधिकार है। अगर आप सर्दी मिटाना चाहते हो, अगर आप गर्मी मिटाना चाहते हो, तो इस प्रकार के विशेषाधिकार की व्यवस्था मत कीजिए। वो क्या कह रहे हैं, विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती, गड्ढों और टिल्लों को सुरक्षित रखकर समतल नहीं बनाया जाता। क्या बात कही है। कभी कभी कुछ लोग आरक्षण की जब आलोचना करते हैं तो इसके पीछे ये तर्क है, बिल्कुल तर्क है। आप गड्ढों को और मिट्टी के ढेर को सुरक्षित रख रहे हो और फिर कह रहे हो कि समानता स्थापित हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आइए हम सब मिलकर निर्भय होकर असमानता हटाएं, सबको समान अधिकार प्राप्त कराएं। ध्यान रखिएगा, केवल प्रतिनिधियों की अधिक संख्या न्यून संख्या से सुरक्षा नहीं मिल सकती। संख्या की खींचतानी तो खाई खोदती है, भरती नहीं है। क्या बात कही है। कोई कह रहा है हमारी संख्या कम है, कोई कह रहा है हमारी संख्या ज्यादा है। वो कह रहा है कि जो संख्या की जो खींचतानी जो चल रही है ना, ये खाई खोदेगी, ये खाई को भरेगी नहीं। आप इनके विचारों को समझ सकते हैं। धुलेकर साहब सैल्यूट कर दूं, बड़ा जबरदस्त शब्द है इनके। ओके, आगे बोलते हैं वो। 1916 में राष्ट्रीय महासभा ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मान लिया और विशेष प्रतिनिधि संख्या भी दी। 30 वर्ष में उसने हिंदू मुसलमानों को गृह युद्ध और पार्टीशन तक पहुंचा दिया। अब देखिए धुलेकर साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ये क्या किया हम लोगों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दी, आज हम सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की स्थिति में आ गए और एंड क्या होने वाला, पार्टीशन के रूप में, विभाजन के रूप में हम लोग आ गए हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान सभा स्वतंत्र और शक्ति संपन्न सभा नहीं है, वह तो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया हुआ जंतु है, इसका जीवन ही निरर्थक है, फिर इसके द्वारा निर्मित संविधान का क्या मूल्य है। ऐसा कुछ लोग तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, धुलेकर साहब देखो, एक एक की पिटाई कर रहे हैं धुलेकर साहब, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान सभा तो कैबिनेट मिशन योजना का उपज है, जंतु है, क्रिएचर है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है। अब धुलेकर साहब क्या करें, धुलेकर साहब एक्चुअली में ऐसा लगता है जैसे धुलाई कर रहे हैं सबकी। क्या कह रहे हैं, ऐसे सज्जनों को मैं बुद्धिहीन तो नहीं कह सकता, ऐसी धृष्टता तो मैं नहीं करूंगा, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय इतिहास से वे अनभिज्ञ अवश्य हैं। अधिक दूर ना जाकर संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त समझता हूं कि 1000 वर्ष पूर्व जब किन्हीं कारणों से भारतीय समाज विखंडित हो गया था और विदेशियों के आक्रमण को ना सहकर उसके अधीन हो गया, उसी समय से स्वाधीन होने की अग्नि निरंतर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही है, कभी बुझी नहीं है। और एक और उस अग्नि का स्वरूप साधु संतों की परंपरा में प्रकट होता रहा है। अब देखिए किसके नाम ले रहे हैं, अब आप देखिएगा, धुलेकर साहब गजब के बोल रहे हो। वो कह रहे हैं यार क्या तुम बातें कर रहे हो, हमारे यहां पर 1000 साल से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, किसकी, गुलामी को तोड़ने की, बेड़ियों को तोड़ने की, आजादी होने की आकांक्षा हमारे मन में लगातार प्रस्फुटित होती रही है और पिछले 1000 वर्षों से प्रस्फुटित होती रही। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सोचते हो कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति से ही ये सब कुछ हुआ। जी नहीं, हमारे यहाँ अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से आंदोलन किया। जरा देखिएगा, अग्नि निरंतर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही, कभी बुझी नहीं है। एक और उस अग्नि का स्वरूप साधु संतों की परंपरा में प्रकट होता रहा है। स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि प्रभुति इस परंपरा के प्रतिनिधि है। दूसरी ओर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। राजस्थान के लोग कभी कभी अपने आप को सीमित करके देख लेते हैं कि यार महाराणा प्रताप को राजस्थान में ही नहीं, अरे राजस्थान नहीं, हमारे संविधान सभा में महाराणा प्रताप की चर्चा है। जरा देखिएगा, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 1947 जनवरी का महीना, ऐसा कहा जाता है कि सुभाष बाबू की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेथ हो गई, ऐसा कहा जाता है, हालांकि अभी अपने को मालूम नहीं है, लेकिन उनके चर्चे डेढ़ पौने 2 साल में संविधान सभा में आपको दिखाई दे रहे हैं। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रभुति इस अग्नि के राजनीतिक स्वरूप में प्रकट हुए। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान नाम सुना है, सीमांत गांधी, कल ही उनकी पुण्यतिथि थी सीमांत गांधी साहब की, आप लोग जानते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा अन्य जिन जिन विदेशी शासकों ने
अपने को भारतीय मानने का जितना जितना अंश में प्रयत्न किया, उसी मात्रा में देशवासियों ने उन्हें अपनाया। कि बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, उन्होंने जितना जितना अपने को भारतीय बनाया, उतना उतना हमने भी उनको स्वीकार कर लिया, और जितना जितना उन्होंने अपने आप को विदेशी रखा, उतना उतना हमने भी उनको विदेशी माना। अंग्रेजी शासन काल का भी यही इतिहास है। कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं मिल सकता जिस दिन कोई भी भारतीय अंग्रेजों की जेल में इस स्वतंत्रता की चाह के कारण यातना नहीं सह रहा हो। स्वतंत्रता का युद्ध इन 200 वर्षों में जारी रहा है। कांग्रेस के 60 वर्ष का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। अब देखिएगा किसका नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है? खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सब नाम संविधान सभा में आए थे। क्या कह रहे हैं? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य सशस्त्र वीरों ने अपना बलिदान चढ़ा दिया है। लाखों कांग्रेस जनों ने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया है। बलिदानों के कारण इंग्लैंड धीरे धीरे अपनी शक्ति मजबूर होकर छोड़ता जाता है। 1899, 1909, 1919 और 1934 लिख दिया है, जबकि 1935 है। 1935 के कानून सिद्ध करते हैं कि सने सने भारतवासी इंग्लैंड के हाथ से शक्ति छीनते जाते हैं, और सन 1940-42 के राष्ट्रीय आंदोलन ने तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने महायुद्ध पैदा हो गया है, इंग्लैंड को मजबूर कर दिया है कि वो अब यहां से क्या चला जाए, यहां से निकल जाए। फिर वो बात कह रहे हैं कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का फैमिली कंसर्न नहीं है, घरेलू मामला नहीं है। भारत स्वयं बलवान और स्वतंत्र राष्ट्र के पद को प्राप्त कर चुका है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने जो कार्य इस संदर्भ में किया, उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। क्या बात है। अध्यक्ष महोदय, अब मेरा वक्त समाप्ति पर है। अभी तो समाप्ति पर है, समाप्त हो नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मेरा वक्तव्य समाप्ति पर है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 2 बातें कहकर बात को समाप्त करूंगा, ऐसा धुलेकर सब कह रहे हैं। पहली बात यह, समस्त भारतीयों को, विशेषकर मुसलमान, सिख, दलित जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों को निर्भय हो जाना चाहिए। प्रातः स्मरणीय, क्या शब्द का प्रयोग किया, प्रातः स्मरणीय। महात्मा गांधी, पूज्य खान अब्दुल गफार खान साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरी के नेताओं के हाथों में सबके अधिकार सुरक्षित है। अल्पसंख्यकों, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में आप सुरक्षित है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, संविधान सभा के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी स्वतंत्र होने के लिए हिमालय पर्वत की दृढ़, ऊंचे और शक्ति संपन्न है। हम हिमालय पर्वत की भांति दृढ़ संकल्पित है कि अब तो हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। इंग्लैंड भी मेरे शब्दों को याद रखे। क्या बोल रहे हैं वो। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, ऐसा करके वो बैठ जाते हैं। फिर एच.सी. मुखर्जी साहब, कौन है एच.सी. मुखर्जी साहब? हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अभी अभी नए नए मेंबर बनकर आए हैं। कल ही तो मेंबर बने थे एच.सी. मुखर्जी साहब। आज उनका वक्तव्य आ रहा है, छोटा सा संक्षिप्त वक्तव्य आ रहा है। बंगाल से है ये एच.सी. मुखर्जी साहब, और मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, इनका नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। आप कहेंगे कुमार, कुमार में तो क्या आता है, तो फिर एच.सी. क्यों बोल रहे हैं? एच के बोलो, एच के नहीं, एच.सी. क्यों 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 का जवाब, कलर चेंज करता हूं, हाँ ठीक है। ये क्यों का जवाब है। हरेंद्र कौमार मुखर्जी नाम है इनका, हरेंद्र कौमार, और कौमार की स्पेल ये COOMAR, दैट्स वाई एच.सी. मुखर्जी। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हरेंद्र से नाम आपको हिंदू लगते होंगे, लेकिन ये ईसाई है, ये ईसाई है, ध्यान रखिएगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनकी बातों से मालूम पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संप्रदाय का संबंध है, जहां तक मेरे संप्रदाय का संबंध है, मेरे संप्रदाय का संबंध है, मैंने हमेशा छोटे बालकों से मिलना चाहिए और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, अंग्रेजों की कहावत के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। इस अवसर पर मैं नेहरू द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने के लिए विवश हूं, क्योंकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इस प्रस्ताव को हिंदुस्तान के महान दलों का ही नहीं, बल्कि छोटे अल्पसंख्यक समुदाय और लघु धार्मिक और सामाजिक समूह का भी, जिनमें एक मैं भी सदस्य हूं, का समर्थन हासिल है, ऐसा एच.सी. मुखर्जी कह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अभी तक हमें कांग्रेस से जो नेतृत्व मिला है, वह कांग्रेस के पास तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि वह इन पैरों में बताए गए सिद्धांतों पर चलती रहेगी।
एच.सी. मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो समर्थन भारत में मिल रहा है वो समर्थन उनको तब तक मिलता रहेगा जब तक उद्देश्य प्रस्ताव में जो 8 बातें उन्होंने बता रखी है उन बातों का वो सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस को हमारा समर्थन जारी रहेगा। जहां तक दूसरी बातों का संबंध है, मुझे अभी उनमें दिलचस्पी नहीं है। अभी तो मुझे यह देखकर दुख होता है कि हमारे बीच हिंदुस्तान में कठिनाई पैदा हुई है। यहां मैं विभिन्न संप्रदायों का नाम नहीं लूंगा, किंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अल्पसंख्यक समुदाय चाहे छोटा हो या बड़ा, उनकी कठिनाइयां नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के संदर्भ में है, ऐसा वह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रीयता की अग्रदूत रही है और जब तक वह देश की उन्नति का नेतृत्व करती रहेगी तब तक मैं उस पर कोई शक या शुबा नहीं करूंगा। वह शेष भारत का ही नहीं बल्कि छोटे छोटे संप्रदाय, जिसमें मेरा अपना संप्रदाय भी शामिल है, समर्थन प्राप्त करेंगी। ऐसा कहकर एच.सी. मुखर्जी अपनी बात को खत्म कर देते हैं। फिर एक मेंबर है परमतराज रंजन ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं इस प्रस्ताव पर हम यार कब तक बहस करेंगे। ठाकुर साहब बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कह रहे हैं यार उद्देश्य मूलक प्रस्ताव पर अब हम कब तक बहस करेंगे। तो अध्यक्ष साहब कहते हैं मैं नहीं जानता, स्टार लगा हुआ इंग्लिश में है। फिर बालकृष्ण शर्मा कह रहे हैं क्या कोई सदस्य अब बहस समाप्त करने का प्रस्ताव रख सकता है क्या। तो अध्यक्ष साहब कहते हैं अवश्य कोई भी सदस्य बहस समाप्त करने का प्रस्ताव रख सकता है। तो अब आ रहे हैं एच.वी. पातस्कर, ये बंबई से है, ये भी अपनी कुछ बातें कह रहे हैं। वो भी कह रहा है कि मैं पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव जो रखा गया उसका समर्थन करता हूं और उसके पीछे वो तर्क देते हैं। कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, वही वाले तर्क कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के बारे में इस प्रकार की बात करने का कोई आशय नहीं है, ऐसा पातस्कर साहब कह रहे हैं। और बिल्कुल वो भी जो कांग्रेस के द्वारा पंडित नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसका समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद में एस.एच. पेटर साहब है, वो खड़े होते हैं, मद्रास से हैं और वो कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर आरंभिक वाद विवाद में मेरे संप्रदाय के एक प्रतिनिधि ने जो विचार स्थगित करने का डॉक्टर जयकर के संशोधन का जो समर्थन किया था, अब हम अनुभव करते हैं कि विचार स्थगित करना नियम विरुद्ध और अनुचित होगा। पेटर साहब एंग्लो इंडियन है और वो कह रहे हैं कि मेरे संप्रदाय के एक व्यक्ति ने संविधान सभा के प्रारंभिक सत्र में प्रस्ताव पर चर्चा करने से हम लोगों को जो रोका था, विचार स्थगित करने के लिए जो कहा था, वो अब हम सोचते हैं कि वो अनुचित है। इसके बाद में संविधान सभा के कई सारे सदस्यों ने एक साथ बोला वाह 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 वाह। इसका मतलब वो उनकी बात से सहमत हो रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर ढंग से ये बात कही। इसके बाद में पेटर साहब भी इस प्रस्ताव में कौन सी खास बातें हैं उस पर मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हैं और वो भी अपना प्रस्ताव को समर्थन देते हैं। और मैंने ये बात बिल्कुल कह दी है कि वो एक एंग्लो इंडियन थे। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह मैं अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर पहुंच जाता हूं। प्रस्ताव में देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव में जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों पर जो बात कही गई है उसके बारे में वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में अचानक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष है वो कुछ बोल रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है माननीय डॉक्टर जयकर अपने संशोधन के संदर्भ में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं। अगर वो वक्तव्य देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मालूम पड़ा कि M.R. जयकर साहब जिन्होंने प्रस्ताव रखा था कि प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित कर दी जाए प्रथम सत्र में, वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं ओके आइए मैं उनका स्वागत करता हूं। जयकर साहब बोल रहे हैं। अब जयकर साहब क्या बोल रहे हैं, अब आपके कान सुनने के लिए बेताब होने चाहिए। जयकर साहब अब क्या बोलने जा रहे हैं। इतनी सारी चर्चा के बाद, इतने सारे तर्क वितर्क के बाद में जयकर साहब को जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान, आपने मुझे कुछ मिनट अपने संशोधन के संदर्भ में वक्तव्य देने के लिए दिए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह वक्तव्य मुझे इस संशोधन के संदर्भ में देना है जो मैंने इस बहस की प्रारंभिक अवस्था में पेश किया था। इस सभा को स्मरण होगा कि यह संशोधन कुछ खास बातों के कारण पेश किया गया था। वो अपनी बात को रख रहे हैं, मैंने वो संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाए इस संदर्भ में मैंने संशोधन प्रस्ताव क्यों रखा था उसके बारे में वो कह रहे हैं। पहली बात मुस्लिम लीग और दूसरी बात रियासतों के संदर्भ में थी। जहां तक मुस्लिम लीग का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि सभा ने मेरे संशोधन में उपस्थित किए गए सुझाव को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया है। सभा ने अपनी कार्यवाही 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। देखो, जयकर साहब के कहने से
संविधान सभा का प्रथम सत्र स्थगित हुआ, 20 जनवरी तक के लिए स्थगित हुआ। कल 20 जनवरी थी और कल स्टार्ट हुआ वापस। तो वो कह रहा है कि सभा ने मेरी बात को मान लिया। अब सभा और भी आगे बढ़ चुकी है और उसने सम्राट की सरकार का 6 दिसंबर वाला वक्तव्य भी स्वीकार कर लिया है। सभा ने यह सब किया, किंतु मुस्लिम लीग अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा यार मैंने तो ये कहा था कि मुस्लिम लीग के लोग आ जाएंगे, इसलिए आप बैठक स्थगित कर लो। मुस्लिम लीग तो अभी भी नहीं आई। लीग ने 29 जनवरी तक अपने इरादों पर प्रकाश न डालने का निश्चय किया। देखो क्या किया मुस्लिम लीग ने, पता है आपको? 20 जनवरी को संविधान सभा का दूसरा सत्र स्टार्ट हो रहा था। मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी कि हम संविधान सभा की बैठकों में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका निर्णय हम 29 जनवरी को लेंगे। अरे वाह यार, गजब लोग हो। हमारी बैठक 20 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है और तुम अपना निर्णय कब सुनाओगे? 29 जनवरी को। क्या कह रहे हैं वो? लीग ने 29 जनवरी तक अपने इरादों पर प्रकाश न डालने का निश्चय किया है। यद्यपि लीग भली भांति जानती थी कि संविधान सभा की जो बैठक है उससे 9 दिन पहले यानी इस महीने की 20 तारीख से बैठक शुरू हो जाएगी, तो भी उन्होंने इस प्रकार की बात कही। अपने भाषण के बीच में मैंने समझौते के रूप में एक सुझाव उपस्थित किया था कि यदि सभा कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के 19वें पैरे की 6ठी उपधारा के अनुसार सेक्शनों की बैठक होने और संविधान बनने तक ठहरने को तैयार ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत देर बाद होगा, तो सभा को कम से कम अगले अधिवेशन यानी 20 जनवरी तक तो अवश्य ही ठहर जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग को विचार करके निश्चय करने का समय मिल जाएगा। चूंकि सुझाव मैंने दिया था और सभा ने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए सम्मान का तकाजा यह है कि मैं अपने संशोधन को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, आपने मेरी उस बात को स्वीकार कर लिया कि 20 जनवरी तक सभा को स्थगित किया जाता है, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी चर्चा को स्थगित कर ले। आप मेरी बात को स्वीकार कर ले, अब मैं भी आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं अब इस संशोधन को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता। फिर हर्ष ध्वनि, तालियां बजी संविधान सभा में, लिखा हुआ हर्ष ध्वनि। साथ ही मैं यह भी नहीं प्रकट करना चाहता कि जिन इरादों से प्रेरित होकर मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया था उससे मैं अपना मुंह मोड़ रहा हूं, किंतु मैंने जो सुझाव दिया था उसे परिषद ने यानी सभा ने मानकर अपना वचन पूरा कर लिया, इसलिए मैं अपना संशोधन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, परंतु ऐसा करते समय मैं सभा के आगे कुछ विचार रखना चाहता हूं। ऐसा एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसे ही वो ये कहने वाले होते हैं कि मैं कुछ बातें कहने चाहता हूं, तो कुछ सदस्यों को आपत्ति होती है। और क्या आपत्ति होती है? उससे पहले अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं क्या आप कोई नया प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं क्या? वो जैसे ही बोलते हैं ना कि मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं क्या आप कोई नया प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं क्या? तो जयकर साहब कह रहे हैं श्रीमान मैं कोई नया प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ यही सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि सभा के सामने जो प्रस्ताव उपस्थित है उसके संबंध में निश्चय करते समय सभा को कुछ विचारों, जितने में पंडित गोविंद वल्लभ पंत बोलते हैं जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, एम.आर. जयकर साहब ने संशोधन प्रस्ताव रखा था, हमने उनको स्वीकार कर लिया, 20 जनवरी तक हमने संविधान सभा की बैठक स्थगित कर ली, अब वो अपना संशोधन वापस ले रहे हैं और उसके बाद में कुछ बातें कहना चाहते हैं। यार ये क्या बात हुई? वो कुछ बातें कैसे कह सकते हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्रीमान क्या मैं कह सकता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं डॉक्टर जयकर ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। संशोधन वापस लेने के बाद उनके लिए नया भाषण देना अनुचित ही नहीं, नियम विरुद्ध है। पिछले अधिवेशन में जब उन्होंने भाषण दिया था उस समय उन्होंने अपने पूरे विचार प्रकट कर दिए थे, तो अब उनको और विचार प्रकट करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत बोलते हैं। बात में दम तो है। वो कह रहे कि जब उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा था उस समय लंबा भाषण दे दिया था, अब वो क्यों दे रहे हैं? अब तो अपना वो प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, तो अब उनको भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा गोविंद वल्लभ पंत कह रहे हैं। इसलिए अब उनको बैठने का अनुरोध करना चाहिए। तो अध्यक्ष बोल रहे हैं इंग्लिश में, अब कोई नया प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता है। मैंने तो डॉक्टर जयकर को संशोधन वापस लेते हुए अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण का अवसर दिया था। वो कह रहे यार मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो आप? मैंने डॉक्टर जयकर को कोई नया प्रस्ताव रखने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो डॉक्टर जयकर को अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए परमिशन दी है। तो फिर कोई नया व्यक्ति बोलता है, तो एम.आर. जयकर साहब कह रहे हैं, फिर एम.आर. जयकर साहब भी बोल रहे हैं, अपना संशोधन वापस लेते हुए और इसका कारण बताते हुए मुझे इस सभा के आगे कुछ विचार करने के लिए बातें रखनी है, बातें रखने का अधिकार है। फिर
मध्य प्रांत से PS देशमुख आते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अपना वक्तव्य पूरा करने का अवसर दिया जाए। अब संविधान सभा में दो भागों में विभाजित हो रही है। PS देशमुख साहब कह रहे नहीं, MR जयकर साहब को बोलने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। और उनको बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आपने कहा कि उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया है, इसलिए अब उनको बोलना का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा ही तो कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने। तो PS देशमुख साहब कह रहे हैं कि भाई साहब, चूंकि MR जयकर साहब ने अपने भाषण के शुरू में यह कह दिया कि मैं प्रस्ताव वापस ले रहा हूं, अगर वो ये नहीं कहते तो, अगर वो ये बोलते ही नहीं और अपनी बात कहते जाते और लास्ट में आकर कहते अब मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं, तब फिर क्या करते आप? ये PS देशमुख साहब कह रहे हैं। तर्क देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये सब बातें बताने के पीछे आपकी तार्किक क्षमता ही तो विकसित करनी। क्या कह रहे हैं? माननीय सदस्यों को अपना वक्तव्य पूरा करने का अवसर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने संशोधन वापस लेने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया, उन्हें वक्तव्य देने से नहीं रोका जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें वक्तव्य देने का अवसर दिया था, वे कोई नया संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें अपने वक्तव्य पूरा करने दिया जाए। मान लीजिए अपने भाषण के अंत तक वे संशोधन वापस लेने का उल्लेख नहीं करते, तो जिन माननीय सदस्य ने उनका भाषण आगे होने देने पर आपत्ति किया, क्या उनकी आपत्ति नियमानुसार होती? वो अगर कहते ही नहीं कि मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं और अपना भाषण बोलते जाते, तो फिर आप क्या करते? ऐसा PS देशमुख साहब कह रहे, दम है उनकी बात में। अब RK सिद्धवा जी, जो पारसी है, याद है ना, मध्य प्रांत से, क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, पिछले भाषणकर्ता से इस संबंध में मेरा मतभेद है। अब सिद्धवा जी आगे बीच में, वो कह रहा है PS देशमुख साहब ने जो बोला ना, उनसे मेरा मतभेद है। डॉक्टर जयकर निश्चित रूप से कह चुके हैं कि वे 2 सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं। अब श्रीमान, यदि आप उन्हें वे सुझाव उपस्थित करने देते हैं, तो आपको अन्य सदस्यों को भी उन सुझावों पर अपनी बात रखने का अवसर देना पड़ेगा। यार क्या तर्क है? वो कह रहे हैं कि PS देशमुख साहब जो जयकर साहब के पक्ष में बोल रहे हैं, उनसे मेरा मतभेद है। अगर जयकर साहब अपने भाषण में ये बोल दिए हैं कि मैं 2 सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं, तो सर अगर आप 2 उनको सुझाव उपस्थित करने की परमिशन देंगे, तो फिर अन्य सदस्य भी उन सुझावों पर क्या विचार रखते हैं, उनको भी विचार प्रकट करने की आपको परमिशन देनी होगी। है कि नहीं दम? ऐसे वो बात करें। अब अध्यक्ष साहब फंस गए। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं? मेरे विचार से इस संदर्भ में अब और बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कह रहे हैं नहीं, ठीक है। अब MR जयकर साहब नहीं, अब मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे विचार से इस संदर्भ में अब और बहस की आवश्यकता नहीं है। मैं स्थिति को समझता हूं। मेरा विचार है कि डॉक्टर जयकर को संशोधन के संदर्भ में वक्तव्य देने का अधिकार अब नहीं रह गया है। अब मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि वह संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है या नहीं करती है, और सभा ने कह दिया प्रस्ताव वापस ले सकते हैं। और इसके साथ ही उद्देश्य मूलक प्रस्ताव पे जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को रोकने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था MR जयकर साहब के द्वारा, वो प्रस्ताव अब वापस ले लिया गया। अब क्या होगा? अब CM पुनाका साहब आ रहे हैं जो कुर्ग से है, और कुर्ग क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत है। CM पुनाका साहब कुर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, देखिए नाम याद रखिएगा, 4 ही तो चीफ कमिश्नरी प्रांत है यार। दिल्ली है, बलूचिस्तान है, अजमेर मेरवाड़ा है, और ये कुर्ग है। कुर्ग से आ गए CM पुनाका साहब। अजमेर मेरवाड़ा से आप जानते हैं, आपको नाम बता रखा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और बलूचिस्तान से जो व्यक्ति असद साहब आए थे, उनके चुनाव पर आपत्ति व्यक्त की गई। अभी एक ही तो व्यक्ति बने हैं, दिल्ली। ऐसे नाम याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछेंगे। पुनाका साहब का भाषण आता है, एक लंबा सा भाषण है, वो अपनी ही बात कह रहे हैं। इसके बाद में विशंबर दयाल त्रिपाठी, इनका एक लंबा भाषण है, और इन भाषण में बहुत सारी बातों का उल्लेख उन्होंने कर रखा है। साथ ही साथ उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में जो 8 बातें लिख रखी है, उनकी एक एक बात का उन्होंने उल्लेख किया, किस बात का क्या मतलब है, उन्होंने अपने शब्दों में ये बात बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव में एक शब्द जोड़ा जाए, समाजवादी। अगर आप लोगों को याद हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था खुद ने अपने भाषण में कि मेरे उद्देश्य प्रस्ताव की इस वजह से आलोचना की जा सकती है कि मैंने इसमें समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया है। तो उसके पीछे क्या कारण रहे, उसके पीछे पंडित नेहरू ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी शब्द को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बात कही,
और जनता को जिस प्रकार का पावर दिया गया उसके बारे में भी इन्होंने ये बात कही। उद्देश्य प्रस्ताव में जनता का जिस तरह से विस्तार से उल्लेख करते हुए जो पावर दिया गया उसका उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया। फिर वो कह रहे हैं कि मैं अब और अधिक समय नहीं लेना चाहता और इसके बाद में वो प्रस्ताव का स्वागत करते हुए बैठ जाते हैं। इसके बाद में अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बोलते हैं और स्टार लगाया हुआ है यानी इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस प्रस्ताव पर हम कई दिन तक बहस कर चुके हैं। जहां तक मैं निर्णय कर पाया हूं सदस्य गण अब बहस समाप्त करने के पक्ष में है, इसलिए मुझे आशा है। अरे इनको लिंक भेजा कि नहीं भेजा भाई, लिंक भेजा कि नहीं भेजा, लिंक मिला आपको? हाँ अब तो फीडबैक फॉर्म दिया जाना चाहिए। अरे भाई तुम भूल गए क्या, मैं तो संविधान सभा की बहस करते करते इतना मशगूल हो गया। आपने अभी आप बोलो तभी, अच्छा मैं बोलूंगा तभी दोगे, ओके अभी दो, इनको लिंक भेजो भाई, ये तो लिंक के इंतजार में है, लिंक भेजिएगा। संविधान सभा की आज की बैठक अंतिम छोर पर आ गई है, अभी इनको लिंक भेज दीजिएगा, जल्दी भेज दीजिए। और मेरी आंखों से मैं देख भी लेता हूं कि लिंक भेजा कि नहीं भेजा। नहीं दिया ऐसे मेरी एक बहन कह रही है, ज्योति मीना, कोई बात नहीं, ओके ओके अभी भेज रहे हैं, अभी लिंक शेयर करो इनसे। बिल्कुल ये लिंक शेयर हो गया है। और अच्छा दो बार नहीं भरना है फीडबैक यार, 2 बार भरने से कोई 2 फॉर्म सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेंगे, एक ही बार भरना है आपको भाई, एक ही बार भरना है। जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ओके अध्यक्ष साहब, इस प्रस्ताव पर हम कई दिन तक बहस कर चुके हैं। जहां तक मैं निर्णय कर पाया हूं सदस्यगण अब बहस समाप्त करने के पक्ष में है, इसलिए मुझे आशा है कल सुबह हम बहस समाप्त करके इस प्रस्ताव को निपटा सकेंगे। अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाएगी। कल हम दूसरा प्रस्ताव उठाएंगे जिसकी सूचना पंडित नेहरू ने दी थी और जिस पर आज विचार नहीं किया जा सका। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में पंडित नेहरू जी का नाम बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तब उन्होंने एक दूसरी चर्चा प्रारंभ करवा दी। के संतानम साहब, क्या कल बजट पर भी विचार होगा क्या? के संतानम साहब एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कल बजट पर भी विचार होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी में जवाब देते हैं, हाँ कल हो सकता है, क्योंकि वो कार्यसूची के एजेंडे में तो है, इसलिए बजट पर भी कल क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है। इसके बाद सभा बुधवार 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज लगभग 2 घंटे तक हम लोगों ने चर्चा की, बहुत विस्तार से चर्चा की। कल इतनी विस्तार से चर्चा करने का नहीं है, कल ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि 1.25 घंटा 1.5 घंटे में हम लोग चर्चा अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो फीडबैक का लिंक इनको भेज दिया गया है, बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है, जल्दी से आप इसको भर लीजिएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। ये एक तरह से आप लोगों की अटेंडेंस है। संविधान सभा पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कल पुनः 22 जनवरी को सुबह 8 बजे हम लोग मिलेंगे इसी डिजिटल मंच पर। अपना सहयोग, अपना प्रेम इसी प्रकार से दिखलाते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। कल एक ऐतिहासिक भाषण होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा, जब स्वीकार हो जाएगा, तो वे अपने विचार किन शब्दों में व्यक्त करेंगे उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।